उसमें है, और वो जो हिंदी को कम समझते हैं बोलने में, उनसे भी। सो आई एम सॉरी फॉर हु डू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश ऑल्सो। तो दोनों से माफी मांगते हुए मैं प्रोसीड करूंगा अपने प्रेजेंटेशन की तरफ। तो अंकित जी, टाइम आप मुझे एक बार बताएं कि क्या ये जो है मेरा शेयर होना शुरू हो जाए, तो आप मुझे बताना प्लीज। शुरू हो गया है सर। हो गया है? हाँ जी सर, शुरू हो गया। मेरा स्क्रीन आना शुरू हो गया? स्क्रीन नहीं आया सर आपका, अभी वीडियो है। अभी नहीं आया ना? नहीं सर। तो I think I need to stop my present entire screen. Okay. Now I think you should have my screen. आप दिख रहा है अभी स्क्रीन? नहीं सर। आ गया होगा? हाँ, अब आया है सर। मेरे यहाँ से हो गया है शुरू, आ गया। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पहला स्लाइड है। अगर हम इसका टाइटल देखते हैं तो टाइटल है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। हमारे पास 4 कीवर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। एक ही सिक्के के दो पहलू, टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। हम बात शिक्षा की करते हैं, एजुकेशन की करते हैं, और उसमें ये कोशिश करते हैं समझने की कि पहले तो टेक्नोलॉजी ने शिक्षा में क्या योगदान दिया है, और दूसरा उस योगदान के क्या जो है लाभ हैं और क्या उसकी हानियां हैं, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। तो पूरा का पूरा आज का जो है ये वेबिनार जो है नियरली 45 मिनट्स का होगा, जो कि अब 10-20 हो रहे हैं, तो 11 तक मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो उसमें केवल हम यही चीज जो है इसकी डिस्कस करेंगे। और मैं पहली स्लाइड पर मूव करना चाहूंगा। आप लोगों को दिख रही है मेरी पहली स्लाइड? यस सर। अंकित जी, आप हाँ जरूर करते रहना, तो ताकि मुझे लगे कि सभी को जो है विजिबल है मेरी स्लाइड ना। जी सर, जी सर, श्योर। ओके। आप इस स्लाइड के राइट में देखेंगे तो ये नेल्सन मंडेला है, और जो ये बॉक्स है ये कहता है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। शिक्षा जो है दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट हथियार है, जिसको कि हम दुनिया को बदलने के लिए यूज कर सकते हैं। एक्चुअली हथियार नहीं कहते, अरे वॉइस नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। ओके, अभी आवाज आ रही है? आ रही है सर, अब आ रही है सर। अब आ रही है? जी ओके। सर। तो फ्रेंड्स, मैं दोबारा से शुरू करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे राइट साइड में ये नेल्सन मंडेला की फोटो है, और उनका एक इम्पोर्टेंट स्लोगन है जो यहाँ लिखा है, जो बॉक्स जिसके चारों तरफ घूम रहा है ना। सर स्क्रीन इज नॉट ऑडिबल, नॉट सीन सर स्क्रीन नहीं आ रही आपकी। स्क्रीन नहीं आ रही है? स्क्रीन तो मैंने लेकिन शेयर की है। नहीं, स्लाइड नहीं आ रही सर, वो स्लाइड पहले आ रही थी, अब नहीं आ रही है। पहले आ रही थी सर। ओके, I'll just अभी नो सर, अभी भी नहीं आ रही है? इट्स कमिंग। Is coming now? यस सर, इट इज विजिबल नाउ। Am I audible? मैं सुनाई भी दे रहा है? हाँ सर, बिल्कुल सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो अब तीसरी बार स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप मेरे राइट में ये देख रहे हैं तो ये नेल्सन मंडेला हैं, जो कि अफ्रीका के बहुत बड़े एक लीडर हुए हैं। ये उनका एक स्लोगन है जो ऊपर हाईलाइटेड है, और जो कहता है कि एजुकेशन, शिक्षा जो है वो मोस्ट पावरफुल टूल है वर्ल्ड का, जिससे हम दुनिया को बदल सकते हैं। तो इट शोज कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एजुकेशन की। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे टीचर्स हुए हैं या प्रीचर्स हुए हैं, जो कि धर्मगुरु जिनको कहते हैं, जो कि जिन्होंने अपना एक एक समुदाय बनाया है, लोगों को उन्होंने इस तरह से बना के चले हैं कि उनके पीछे लोग चल पड़े हैं। तो एजुकेशन जो है वो बहुत ही पावरफुल टूल है। और अगर हम
टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आप राइट साइड में देखेंगे कि मैंने लिखा है कि टेक्नोलॉजी जो है आज वो है हमारे क्लासरूम में आ चुकी। वो जमाना जा चुका है, वो जमाना जा चुका है जबकि स्टूडेंट जो है खाली एक कंप्यूटर लैब में जाते थे और काम करते थे। आज के टाइम में जमाना आ चुका है जब स्टूडेंट जो है मोबाइल, टैबलेट एंड ऑल ये सब इस तरह के गैजेट लेके वो क्लासरूम में बैठते हैं। और उसके साथ इंटरनेट और जुड़ गया है। इंटरनेट के जुड़ने से क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन जो है, जो पहले खाली कंप्यूटर्स में या टैबलेट की मेमोरी में रहती थी, अब आपको सीधे अवेलेबल है, कुछ भी करो वो आपको अवेलेबल है। तो ये जो टेक्नोलॉजी विद इंटरनेट जो कि हमारे क्लासरूम्स में चली आई है और एजुकेशन को पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस किया है, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ इसको यूज किया जा सकता है, कौन से कंपोनेंट्स है जहां यूज कर सकते हैं और क्या इसके नुकसान और फायदे हैं। अगर मैं मूव करता हूं, मेरी स्लाइड मूव की है अंकित जी? नो सर, स्लाइड मूव नहीं की। नहीं, स्लाइड नहीं दिखाई दे रही सर। अभी भी नहीं दिख रही है? अब पहले दिख रही थी सर, अब नहीं दिख रही है। अब देखिए मैं पूरा शेयर कर रहा हूं यहाँ से, जो है मेरी तरफ से कोई भी वो नहीं है। We can only see your face, sir. You can only see my face. Okay. Yes. Okay. Now. Okay. Okay. अब विजिबल है सर, राइट नोट अब आ रही है स्क्रीन, अब आई है? क्लियर, हाँ क्लियर है। अब आई है सर। और ये वाली जिसके ऊपर मैंने बात की है? नहीं, आप जो ये आ रही है अभी नेल्सन मंडे वाली जी शो कर रही है। ठीक है, इसके बाद ये वाली पे आ जाएं अब। हाँ जी, व्हाट इज एजुकेशन वाली पे जी। एक्चुअली लेट अस सी कि एजुकेशन क्या है। हम पहली 5-10 स्लाइड में कोशिश करेंगे समझने की, सो दैट हम उसके एडवांटेजेस और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे बात कर सकें। एजुकेशन जो वर्ड है वो लैटिन का है और एडुकेरे से आया है, जिसका मतलब होता है कि पढ़ना या किसी के साथ मिलकर कुछ चीज निकालना, ये इसका मीनिंग होता है। अभी सुन रहा है और स्लाइड है? हाँ जी सर, बिल्कुल। बोलिए सर, आप बोलिए, कंटिन्यू। तो इसको डिफाइन किया गया है कि ये एक वो प्रोसेस है, यानी कि वो हमारा एक उस तरह से हम इसमें चलते हैं कि ये हमारा नॉलेज को इम्पार्ट करने का, एक से दूसरे को देने का प्रोसेस है। एजुकेशन क्या है? हम नॉलेज एक से दूसरे को, ज्ञान एक से दूसरे को देते हैं। और अगर हम देखते हैं इस प्रोसेस में हम क्या क्या करते हैं, हम नॉलेज देते हैं, उस नॉलेज से जो भी हमारे वो स्टूडेंट है वो स्किल डेवलप करते हैं। अगर आप देखिए, हमने नॉलेज दी, वो नॉलेज आपके पास थी, आपने स्किल डेवलप की, और जब आप नॉलेज और स्किल देते हैं तो हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि कैरेक्टर जो है वो स्टूडेंट्स का वो बिल्ड हो। कैरेक्टर बहुत सारी चीजों को लेकर मिलता है, नॉलेज भी है, स्किल भी है, आपका बिहेवियर भी है, आप कैसे बात करते हैं, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, वो सब एक कैरेक्टर का हिस्सा है। तो एजुकेशन जो है वो खाली किताबों को पढ़ने का मतलब नहीं है। एजुकेशन का मतलब नॉलेज देना है, एजुकेशन का मतलब आपके अंदर स्किल डेवलप करना है, एजुकेशन का मतलब यह है कि आपका कैरेक्टर बिल्ड करना है ताकि आप आने वाला भविष्य अपना सुधार सके। यदि हम एजुकेशन की बात करते हैं तो 3 तरह के एजुकेशन हैं, एक फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। तो ये 3 तरह की जो एजुकेशन है के ऊपर हम थोड़ा सा बात करके फिर आगे चलेंगे। मेरी स्लाइड चेंज हुई अंकित जी? हाँ जी सर, बिल्कुल। अगर आप इस स्लाइड पे देखेंगे, नीचे की तरफ एक फोटो मैंने लगाई है, पूरी स्लाइड पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर देखेंगे, फॉर्मल एजुकेशन जो है वो एजुकेशन है जो कि क्लासरूम में हम लोग लेते हैं। आप जब भी क्लासरूम में जाते हैं वो एक इच्छा शक्ति के साथ जाते हैं कि हम एक डिग्री लेंगे, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होती है, क्योंकि किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन ने एक करिकुलम डिजाइन किया हुआ होता है कि आप ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो ऑर्गेनाइज्ड है, स्ट्रक्चर्ड है कि आप पहले सेमेस्टर में ये पढ़ेंगे, दूसरे में ये पढ़ेंगे। तो ये जो एजुकेशन का जो टाइप है, जो जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड है, स्ट्रक्चर्ड है, हायरार्किकल है, यानी कि पूरा एक सेट प्रोसीजर है, उसको हम बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन। एंड इसके अपने फायदे और नुकसान है। सबसे बड़ा फायदा है कि ये एक जो है सेल्फ डिसिप्लिन स्टूडेंट्स के लिए लेके आता है।
उनको आदत डालता है रीडिंग और राइटिंग, पढ़ने की भी और लिखने की भी। लेकिन कुछ उसके नुकसान भी हैं कि जैसे अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ हैं जो बहुत होशियार है, कुछ है मीडियम है, कुछ है जो बहुत ही एवरेज स्टूडेंट है। तो सब तरह के स्टूडेंट को एक ही तरह की एजुकेशन, एक ही तरह के क्लासरूम में बिठाया जाता है, जो कि कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हर एक का अपना अपना लर्निंग का तरीका है, वो गलत यस होता है। सर जी। फिर दूसरा, अगर मैं नीचे देखता हूं, मैंने कहा स्टूडेंट्स एटीट्यूड वैल्यू, ये स्टूडेंट्स के एटीट्यूड को कंसीडर नहीं करता, क्योंकि टीचर ने जो भी सेट प्रोसीजर है एडुकेट किया है, तो स्टूडेंट्स का क्या लर्निंग है, क्या है, उसको कंसीडर करने का कहीं यहाँ पे गुंजाइश होती ही नहीं है। तो इस तरह की जो एजुकेशन है वो हमारी फॉर्मल एजुकेशन है। फिर हम बात करते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन की। तो जब हम इनफॉर्मल की बात करते हैं, इनफॉर्मल की जो एजुकेशन है वो हमारी डेली लाइफ में आती है, और जो कि हम अलग अलग तरीके से सीखते हैं। जैसे आप अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं तो फैमिली से कैसे बिहेव करना हम वो सीखते हैं। जैसे आप पार्क में खेलने जाते हैं, मैं नीचे के फोटोग्राफ के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो आप सीखते हैं कि दूसरे बाहर निकल के दूसरों के साथ कैसे बिहेवियर करना है, आप जो है जो रिसोर्सेज है उनको कैसे यूज करना है, और साथ साथ आप जो है ये भी सीखते हैं पेरेंट्स से कि कैसे एक दूसरे से बातें करनी है। तो ये इस तरह की जो शिक्षा हमको मिलती है, जो कि फैमिली के साथ रहने से और हमको मिलती है, हम इसको इनफॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। इसका फायदा ये है कि ये कहीं भी मिल सकती है, किसी भी समय मिल सकती है। आपने कोई गलती की नहीं है कि मम्मी ने आपको जो है मार्केट में भी डांट सकती है, वो आप कहीं भी जाएंगे, आपने जहां भी गलती करेंगे आपको करेक्ट किया जाएगा। तो इस तरह ये कहीं भी हो सकती है और जिंदगी भर चलती है। कई बार तो बीवियां भी पकड़ के जो है बोलती है कि ये गलत किया, ये सही किया, तो आप सही करो अपने आप को। तो लाइफ लॉन्ग रहता है। और इसका डीमेरिट ये है कि अगर आपने गलत चीजें देखी तो आप गलत चीजें भी सीख सकते हैं। एक ये इसका बहुत ही गलत वो है। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो जो है बैड वर्ड्स यूज करते हैं, तो दूसरे जो स्टूडेंट हैं उनको लगता है यार ये ठीक है, और हमने सीख लिया और हम वो गलत इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया। फिर इसमें लास्ट जो टाइप है वो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन वो है जो हम एक्टिविटीज से सीखते हैं, अपनी जो डेली एक्टिविटीज हम करते हैं, जैसे हम घर में रहते हैं, वर्क में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो उसमें सब जो भी हम सीखते हैं वो हमारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन आता है। हम लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो है फॉर्मल एजुकेशन। हम आज किस बात पे बात कर रहे हैं और कहाँ हम एजुकेशन का बात कर रहे हैं, हम फॉर्मल एजुकेशन जो है उसमें टेक्नोलॉजी का वो देखना चाह रहे हैं कि उसका क्या प्रभाव रहा है और कहाँ है और कहाँ नहीं है। तो मेरी ये स्लाइड आपके सामने है। अंकित जी दिख रही है स्लाइड? हेलो 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 सर, दिख रही है। हाँ, आप बीच में प्लीज बताते रहिए सो दैट मुझे पता है कि लाइव हूं मैं। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर आप देखेंगे हम 4 तरह का लर्निंग प्रोसेस डिफाइन करते हैं। सबसे पहला है जो ऑरेंज कलर में है, ये विजुअल है। अगर आप देखेंगे विजुअल का मतलब है कि हम जो है क्लासरूम में जाते हैं जहां टीचर जो है बहुत सारे ग्राफ दिखाता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है, और हम उसको जो है उसको सीखते हैं वहां पे। तो ये जो है ये विजुअल तरीका है हमारा सीखने का। दूसरा जो तरीका है वो है ऑडिटरी, जिसे हम बोलते हैं, जिसमें आप जो है बोलते हैं और सुनते हैं, दोनों का दोनों साथ साथ चलता है। तो ऑडिटरी वो है कि जहां आप बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो अवेलेबल है नेट पे और दूसरी तरीके से आप अपने जो कंप्यूटर्स है, टैबलेट है, उन पे लेते हैं, सुनते हैं। तीसरा जो तरीका है वो है रीड एंड राइट, जो है हम लोग जो है बहुत सारी चीजों को पढ़ते हैं और लिखते हैं। आपने देखा होगा बचपन में जो है आपको बहुत जोरों जोरों से सिखाया जाता था, रीड करो रीड करो रीड। तो हम लोग उसको क्या करते थे, रीड एंड राइट, रीड एंड राइट, वो भी एक सीखने का तरीका है। और फिर फाइनली एक और तरीका है जिसको हम बोलते हैं काइनेस्थेटिक। ये वो तरीका है जिसमें हम की प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं, साथ साथ करके देखते हैं। तो जो ये 4 हमारे तरीके हैं सीखने का, जो तरीका है फॉर्मल एजुकेशन में भी सीखने के यही 4 तरीके हैं। या तो आप आंख से देख के सीखोगे, या आप सुन के और बोल के सीखोगे, या आप लिख के और पढ़ के सीखोगे, या आप करके सीखोगे। ये 4 तरीके ही हैं सीखने के। और जो रिसर्च हुई है उसमें हमने ये देखने की कोशिश की है कि सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो किसी भी डिसिप्लिन के लिए कोई एक तरीका नहीं कहा जा सकता। अगर आप देखेंगे इसमें जो बेस्ट है वो तो विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक लर्नर है, यानी कि जिसमें कि हर चीज का थोड़ा थोड़ा पार्ट है वो आ जाए।
लेकिन एक सिंगल मेथड जो है वो काम नहीं करेगा। मैं क्यों इस स्लाइड पे फोकस करना चाह रहा हूँ? मैं इसलिए फोकस करना चाह रहा हूँ कि अगर एक मेथड काम नहीं करेगा तो हमको ये देखना है कि हमारी जो एजुकेशन है उसके कौन कौन से कंपोनेंट के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी काम करेगी। तो दिस इज द मैसेज जो मैं वो मैसेज यहाँ से आगे लेके जाना चाह रहा हूँ। अब हम आते हैं कि हमारी लर्निंग का, अभी तक उसकी बात कर रहे थे हम कि एजुकेशन का टाइप क्या है, हमने बात की है, हमने ये बात की है कि हम कैसे सीखते हैं। अब हम बात करते हैं कि उस सीखने में क्या हमारी परसेंटेज रहती है। अगर हम कोई चीज सुनते हैं तो हम केवल 20% उसको याद रखते हैं, ये एक ह्यूमन वो है, और 20% हम लोग याद रख सकते हैं। अगर हम उसको देखते हैं तो 30% याद रहती है। आप देखिए, अगर आप कहीं घूमने जाते हैं किसी भी जगह तो आपको ज्यादातर वो चीजें बिना याद किए हुए याद रहती हैं। 50% है जो हम देखते और सुनते हैं। अब आप देखिए, अगर आप एक मूवी देखने गए हैं, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख रहे हैं, तो आपको बिना याद किए, बिना उसको जो है रिवाइज किए, वो आपको ऑलमोस्ट 50% याद रहती है। एंड 90% वो है जो से एंड डू, यानी कि आप कहते और करते हो, यानी कि आप वो प्रैक्टिस करते हो तो वो आपको याद रहती है। जब आप लैब में जाते हो, कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, कोई प्रैक्टिस करते हो, आप उसको 90% तक अपने अंदर रखते हैं। तो जो हम सुनते हैं, अगर हम इस चीज को ऐसे देखें, अगर हम क्लासरूम में जाते हैं तो सुनते हैं तो हमको केवल 20 से 25% ही उसका जो है हम याद रख पाते हैं, बाकी नहीं। और जब टीचर हमें वहां कुछ दिखाता है, कोई डिमॉन्स्ट्रेशन करता है, तो हम 30% तक चले जाते हैं। जब उस डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ साथ वो हमें कुछ और मल्टीमीडिया मूवीज भी वो दिखाता है तो हमारा परसेंटेज 50% जाता है। और जब टीचर हमको वो चीजें होते हुए खुद दिखाता है तो हम 90% तक सीखते हैं। तो जो हमारा सीखने का ग्राफ है, जैसे जैसे हम चीजों को बढ़ाते चले जाते हैं यहाँ पे ही, और अपनी ये जो जितने भी हमारी जो लर्निंग प्रोसेस थे, जो 4 महीने दिया, उनको यूज करना शुरू करते हैं तो ये परसेंटेज बढ़ता चला जाता है। एंड मैं ये 3 इंपॉर्टेंट वो है यहाँ पे स्लोगन जो मैं यूज करूंगा, आई हियर आई फॉरगेट। अगर मैं सुनता हूं तो मैं भूल जाता हूँ। ये आदमी का ह्यूमन बिहेवियर है, ये ट्रेट्स हैं उसकी जो आदतें हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। आई सी आई रिमेम्बर, अगर मैं देखता हूं तो मैं याद रखता हूँ, ये भी एक ह्यूमन नेचर है। अब ये नेचर है और नेचर में जो है आता है, इसलिए हम डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं। बट द लास्ट थिंग, आई डू आई अंडरस्टैंड, अगर मैं करता हूं तो मैं समझता हूं। तो इसलिए सबसे अच्छा ये कहा जाता है कि आप खुद करके देखें, लैब में जाएं, प्रैक्टिकल करें, वो सबसे अच्छा होता है। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कि एक जो हमारा टिपिकल कोर्स होता है या सब्जेक्ट होता है, उसके क्या कंपोनेंट होते हैं। एक कोर्स के जो कंपोनेंट होते हैं वो 4 होते हैं। या तो क्लासरूम का कंपोनेंट है, जब आप क्लास में जाते हैं, टीचर आता है, पढ़ाता है, फेस टू फेस टीचिंग होती है, इसको हम बोलते हैं उसका क्लासरूम कंपोनेंट है। एक है प्रैक्टिकल कंपोनेंट है, जब टीचर ने आपको वहां से लेबोरेटरी में लेके जाएगा और ये दिखाएगा कि भाई केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल ऐसे होते हैं, सर्वेइंग इस तरह से होती है, या और दूसरे प्रैक्टिकल कैसे होते हैं। अगर प्रैक्टिकल कंपोनेंट नहीं है तो उसमें एक्सरसाइज का कंपोनेंट रहेगा। टीचर क्या करता है, आपको एक ट्यूटोरियल शीट देगा, एक्सरसाइज देगा, और वो आप करेंगे बैठ के और करके देखेंगे। ये एक कंपोनेंट है जिसको हम ट्यूटोरियल कंपोनेंट कहते हैं। एंड लास्ट कंपोनेंट है असेसमेंट और एग्जाम का कंपोनेंट, यानी कि टीचर को स्टूडेंट को असेस करना है कि वो कहाँ देखे। तो ये किसी भी सब्जेक्ट को यदि हम पढ़ते हैं, उसके 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। और इन 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में ये क्लासरूम कंपोनेंट वो कंपोनेंट है जिसमें कि हम लोग जो है वो जो अगर जो है जिसको क्लियर करते हैं, और 20% to 30% यहाँ पे हमारा आता है। अगर हम ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज असेसमेंट का कंपोनेंट देखते हैं, ये वो कंपोनेंट है जो हम आई डू एंड आई अंडरस्टैंड का पार्ट होता है, यानी कि मैं करता हूँ और समझता हूँ, ये वाला कंपोनेंट। और ये जो पहला कंपोनेंट है, इसे करने के लिए अलग अलग तरीके लोग यूज करते हैं। कोई लेक्चर यूज करता है, कोई डिस्कस करता है, कोई सेमिनार दिलाता है, अलग अलग तरह के। इनको यहाँ पे लाने का मतलब ये है क्योंकि टेक्नोलॉजी इन सब सिस्टम को अलग अलग तरीके से लेती है। तो क्लासरूम कंपोनेंट है जो कि आई डू आई हियर पे रुक जाता है, और जो ये नीचे के 3 कंपोनेंट है, जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज असेसमेंट है, ये वो कंपोनेंट है जो आई डू एंड आई अंडरस्टैंड पे जाके रुकते हैं। एक और मैं ये ग्राफ दिखाना चाहूंगा। अगर आप इस ग्राफ को देखते हैं, ये जो एक्स एक्सिस है नीचे वाली, वो दिखाती है कि कोलैबोरेशन है। जब मैं अपनी लेफ्ट से राइट की तरफ जाता हूं तो
स्टूडेंट का जो टीचर के साथ कोलैबोरेशन है या स्टूडेंट का स्टूडेंट के साथ आपस में मिलजुलना वो बढ़ता है। जब मैं वर्टिकल एक्सिस को देखता हूँ तो मेरा जो है एक्टिवनेस ऊपर बढ़ती है, पैसिवनेस नीचे बढ़ती है। ठीक है, मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूँ, यानी कि मैं क्लास में अपनी साझेदारी बढ़ाता हूँ और नीचे की तरफ कम बढ़ाता हूँ। यदि आप इसे देखेंगे एक टिपिकल जो एक बहुत ही मतलब आप आम तौर पे देखते हैं कि क्लासरूम में जब हम देखते हैं तो जो नीचे का तरफ का ये जो बॉक्स है जो कि रेड कलर जहाँ पे ये चल रहा है, ये वो सेक्शन है जहाँ पे कि हम टिपिकली फिट होते हैं। अगर आप वीडियो लेक्चर देखेंगे तो बड़ा नीरस होता है, ना तो उसमें कोलैबोरेशन की गुंजाइश है और ना ही उसमें जो है किसी तरह की कोई एक्टिवनेस रहती है। अगर आप क्लासरूम में चले जाएंगे तो आपका कोलैबोरेशन बढ़ जाता है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन टीचर कि वो किस तरह से आपको मोटिवेट करे बात करने के लिए, लेकिन वहां भी पैसिवनेस रहती है। अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे, ये ग्रीन बॉक्स देखेंगे यहाँ पे, ये ग्रीन बॉक्स वो बॉक्स है जहाँ पे कि मैक्सिमम कोलैबोरेशन होता है और एक्टिव रहते हैं। तो ये सब वो तरीके हैं जो कि नए उसमें हम देख रहे हैं। नीचे वाला जो तरीका ये हमारा फॉर्मल एजुकेशन का है, ऊपर वाला जो तरीका ये वो तरीका है जो कि नए नए अप्रोचेस लोग बाग ट्राई कर रहे हैं आज की एजुकेशन में। अगर आप देखेंगे जब हम ये बात करते हैं कि ये जो हमारा बॉक्स है इसमें नई चीजें ट्राई कर रहे हैं, तो हम क्या क्या चीज ट्राई करते हैं। हम उसमें स्मार्ट बोर्ड लेके आ सकते हैं, वो बोर्ड है जिसपे आप लिखते हैं, पूरा का पूरा सेव हुआ और आपने स्टूडेंट को दे दिया। फ्लिप्ड लर्निंग है, डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, प्रोजेक्टर्स मल्टीमीडिया यूज कर सकते हैं, मोबाइल कंप्यूटर। सो ये वो सब टूल्स हैं जो कि हम एजुकेशन में यूज कर सकते हैं। अब ये स्लाइड है जो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि हुआ क्या है। हमने अभी तक ये देखा है कि हमारी एजुकेशन के टाइप क्या है। हम फॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम दूसरी बात जो कर रहे हैं वो क्लासरूम सेटअप की बात कर रहे हैं, और फिर हम जो है अब ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सडनली क्या हुआ है एकदम से कि हमारा पूरा का पूरा फोकस जो है वो एकदम से चेंज हुआ है, और हम कहाँ क्लासरूम की बात करते थे और कहाँ हम एकदम से टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो क्लासरूम्स है वहां पे बात कर रहे हैं। तो यदि हम इसकी देखते हैं, आज तक हम लोगों ने क्या किया है कि जो ट्रेडिशनल क्लासरूम है, अंकित जी ये स्लाइड दिख रही है क्या? हेलो हेलो अंकित जी। Sir, it's visible, sir. Okay, thank you. So if you look at this particular slide, आप देखेंगे कि हम ट्रेडिशनल क्लासरूम से टेक्नोलॉजी असिस्टेड टीचिंग की तरफ बढ़े, और इस बढ़ने में हमने जो है 1990 का जो टाइम था उस समय टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होनी शुरू हुई थी, कंप्यूटर्स आम आदमी की अप्रोच में आने शुरू हुए थे। आज 2020 है, हम ट्रेडिशनल क्लासरूम से टेक्नोलॉजी असिस्टेड टीचिंग का मतलब है जहां की हम जो है प्रोजेक्टर्स यूज करते हैं, मल्टीमीडिया यूज करते हैं, लैपटॉप्स यूज करते हैं। इस मूवमेंट में हम लोगों को 30 साल लगे हैं। ये हमारा जो ट्रांजिशन हुआ है, हम यहाँ से यहाँ तक जो आए हैं, इसमें हम लोगों ने 30 साल का टाइम लिया है यहाँ तक आने में। सॉरी। अब आप देखेंगे सडनली कोविड-19 आया, और जब कोविड-19 आया तो उसके बाद क्या हुआ कि एकदम से हमारे ऊपर जो है पूरा बम्बार्डमेंट हो गया कि भाई ई लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग सॉफ्टवेयर। अब क्या करें, सडनली कोविड ने जो है एक ही टाइम में, मैं तो उसको कहते हैं ना ओवरनाइट, पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी को ही चेंज कर दिया। उसने कहा नहीं भाई, ये ट्रेडिशनल क्लासरूम और टीचिंग जिसमें आपने 30 साल लगाए यहाँ तक सीखने में, अब ये नहीं चलेगा, आपको क्विकली यहाँ पे आना है। और आप देखेंगे आज की डेट में हर चीज जो है वो ऑनलाइन पे अवेलेबल हो गई है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हुई? इसमें ये प्रॉब्लम हुई है कि हमने 30 साल तो लिए टेक्नोलॉजी असिस्टेड टीचिंग पे मूव करने में, और कोविड ने जब हमको फोर्स किया और हम जो है कुछ महीनों में, मुझे याद है कि 22 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ था, एंड आज हम जो है 31 मई पे हैं, यानी कि अराउंड 50-60 डेज है। 50-60 डेज में टीचर्स और स्टूडेंट दोनों को कहा गया है कि आप ऑनलाइन ई लर्निंग जो भी कुछ है इस तरह की अप्रोच पे आ जाए ना। अब समस्या क्या है, यहाँ तो आपने इतना सारा टाइम लिया, बहुत स्मूथ ट्रांजिशन रहा है, लेकिन यहाँ एकदम से जो है
हम लोगों के ऊपर आके आ गया है। अब हमको चाहे या अनचाहे, पसंद है या नहीं पसंद है, हमको ये सीखना ही पड़ेगा। और इसके लिए हमारे पास टाइम भी नहीं है कि हम इतना टाइम स्पेंड कर सकें कि ये हमको मतलब हम इसको सीख सकें। तो ये जो कोविड-19 है, इट इज ए रेवोल्यूशन। ये जो है, इसने एक जो है ऑनलाइन शिक्षा की दिशा में जो है क्रांति इसने पैदा की है। दो, कोविड अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी जो ऑफशूट है एजुकेशन में, एक उसने जो बहुत बड़ा चेंज किया है, और वो चेंज जो है आने वाले टाइम में भी बहुत लंबे टाइम तक रहेगा। और देखना, जब ये कोविड-19 खत्म हो जाएगा, लॉकडाउन खत्म हो जाएंगे, शिक्षा का जो नया रूप आएगा निकल के, वो बहुत ही अलग होने वाला है। जरा सा ई लर्निंग के ऊपर, ई लर्निंग हम किसे कहते हैं? ई लर्निंग का मतलब है कि हम लोग जो है वो जो भी हमारा कंप्यूटर बेस्ड है, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज को जब हम यूज करते हैं, देन वी कॉल इट ई लर्निंग। इसमें क्या है कि कुछ एडवांटेजेस है, कुछ है। ई लर्निंग जब हम यूज करते हैं तो हम बहुत सारे रेसिपिएंट को जोड़ सकते हैं, कहीं से भी जोड़ सकते हैं। जैसे अगर आज देखें तो मेरे पास स्टूडेंट जो है, जो पार्टिसिपेंट है, कोई बॉम्बे से है, कोई जयपुर से है, कोई रुड़की से है, कोई जो है राजस्थान से है, कोई यहाँ सालियर जो है अपना मदर यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वहां से है, कुछ और जगह से भी होंगे, कहीं से भी जुड़ सकते हैं। पहले इसको अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया गया था, लेकिन अगर आप मेरा ये देखें, जो मैंने ऑरेंज कलर में यहाँ पे जो है मार्क किया है, नाउ सर्कमस्टेंशियल एनफोर्समेंट है। अभी हम चाहें या नहीं चाहें, हमको ई लर्निंग सीखनी पड़ेगी। देखिए, अगर आप देखते हैं आपके भाई, छोटे भाई या जो भी कुछ स्कूल में होंगे, आप देखेंगे कि स्कूल से एवरीडे व्हाट्सएप के ऊपर या उसके ऊपर मैसेज आ जाता है, भैया ये ट्यूटोरियल है, ये लेक्चर है, डाउनलोड करो, सीखो, पढ़ो और करो। तो ये सर्कमस्टेंशियल एनफोर्समेंट हुआ है हमारे ऊपर, और जिसने हमको फोर्स किया है कि हम ई लर्निंग के बारे में सीखें। और जब हम ई लर्निंग हैं तो हमारे पास जो है अलग अलग तरह के ई लर्निंग के कैटेगरी हैं। पहले वाला है कंप्यूटर मैनेज ई लर्निंग, जहां पे कि एक कंप्यूटर मैनेज करता है इंडिविजुअल्स को कि कैसे सीखना है, कैसे नहीं। लेकिन आज की डेट में सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो दूसरा और तीसरे नंबर पे है, जो कि सिंक्रोनस ऑनलाइन लर्निंग है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सामने मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं। अभी मैं जब अपनी क्लासेस ले रहा था तो वो सिंक्रोनाइज ऑनलाइन लर्निंग थी, मैं यहाँ पे उन्हें पढ़ा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ करके, वो अपने कंप्यूटर पे अपने साथ कर रहे हैं, ये सिंक्रोनाइज है। एसिंक्रोनाइज का मतलब है कि मैंने करके स्टोर करके वीडियो डाल दिया और फिर आप अपने हिसाब से करें। जैसा कि मैं पहले बता रहा था, आजकल मोस्ट ऑफ द स्कूल क्या कर रहे हैं कि स्टूडेंट, वो टीचर जा रहा है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको पोस्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड एसिंक्रोनस ऑनलाइन लर्निंग। फिर इसमें और बहुत सारी कैटेगरी है जो कि जिनको मैं अभी यहाँ छेड़ना नहीं चाहूंगा, और बट ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंक्रोनस ऑनलाइन एंड एसिंक्रोनस ऑनलाइन। एडॉप्टिव है, फिर है इंडिविजुअल है, कोलैबोरेटिव है, ये सब उसके ऊपर है कि कौन कितने कैसे किस ग्रुप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडिविजुअल कर रहे हैं या कैसे हैं। एक और टर्म जो अभी कॉइन की गई है, ई लर्निंग और एम लर्निंग। अगर आप देखेंगे, ई लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग एंड एम लर्निंग इज लर्निंग थ्रू मोबाइल। आज की डेट में जो हमारा मोबाइल फोन है वो केवल एक फोन नहीं है, वो एक डिवाइस है, एक बहुत छोटा सा कंप्यूटर है। एंड एक्चुअली लैपटॉप और मोबाइल की लड़ाई चल रही है कि वेदर लैपटॉप इज बेटर और मोबाइल इज बेटर। मोबाइल वाले लैपटॉप की सारे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मोबाइल में लेके आ रहे हैं, और मोबाइल वाले पूरा का पूरा जो भी कुछ अवेलेबल है वो लैपटॉप में डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से ई लर्निंग और एम लर्निंग दो टर्म अभी कॉइन हुई है। ई लर्निंग वो है जहाँ की हम जो है लैपटॉप कंप्यूटर्स यूज करते हैं, एम लर्निंग वो है जहाँ हम मोबाइल और टैबलेट यूज करते हैं। दोनों अपनी अपनी जगह सही है, बट आपको ये याद रखना होगा कि ई लर्निंग जो है वो हमारी फॉर्मल एजुकेशन को सपोर्ट करता है, जहाँ की हम जो है लंबी क्लास रूम टाइप की लर्निंग करना चाहते हैं। एम लर्निंग वो शॉर्ट टर्म जो हमारे कोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स हैं, टारगेट के ऊपर हैं या थीम के ऊपर हैं, बहुत छोटे 10-15 मिनट के लेक्चर्स होते हैं, वहां पे एम लर्निंग बहुत यूजफुल है। तो ई लर्निंग और एम लर्निंग ये दो नई टर्म है क्योंकि अभी हम यूज कर रहे हैं, और दोनों के दोनों पार्ट जो है वो टेक्नोलॉजी से गवर्न है। इसलिए हर ये नहीं कहा जा सकता कि ई लर्निंग अच्छा है कि एम लर्निंग अच्छा है, दोनों के अपने अपने रोल हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर चूंकि हमारा फॉर्मल एजुकेशन के ऊपर आज की वेबिनार पे पूरा फोकस है,
तो हम बात करते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन पे यदि हम ई लर्निंग करते हैं तो क्या क्या टूल अवेलेबल है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो 3 तरह के टूल जो है वो हम यूज करते हैं फॉर्मल एजुकेशन में, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, सोशल मीडिया एंड कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर। लर्निंग, अगर आप ये देखेंगे ये लर्निंग मैनेजमेंट टूल है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे गूगल क्लासरूम, काफी लोगों ने सुना होगा गूगल क्लासरूम एंड मूडल। मूडल एक्चुअली सबसे पहला सॉफ्टवेयर था जिसने की वर्चुअल क्लासरूम यानी कि कंप्यूटर बेस्ड क्लासरूम जनरेट किए। एक कंप्यूटर बेस्ड जब हम लर्निंग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म करते हैं उसमें बिल्कुल वही चीज फॉलो होती है जो कि एक क्लास में होती है। एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में पूरा का पूरा लेक्चर्स अवेलेबल रहते हैं, स्ट्रक्चर्ड रहते हैं, हायरार्की मेंटेन होती है। तो मूडल ने सबसे पहले वो इंट्रोड्यूस किया था। अभी गूगल ने टेक ओवर किया है, गूगल ने अपना गूगल क्लासरूम शुरू किया है, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो ये सब जो है वो प्लेटफॉर्म है जहाँ की आप जो है सभी तरह की एजुकेशन से रिलेटेड मटेरियल को लोड कर सकते हैं, ट्यूटोरियल्स लोड कर सकते हैं, स्टूडेंट रेस्पॉन्ड कर सकता है वहीं पे पूरा का पूरा अपलोड करके, टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं, एग्जाम्स कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा लर्निंग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं गूगल क्लासरूम और मूडल टाइप के, ये सपोर्ट करते हैं जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन है उसको। अभी अगर हम देखते हैं कि अभी जब हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं, जैसे मैं पहले ही बात कर रहा था सिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस ई लर्निंग की बात करते हैं, तो लेक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड लेक्चरिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आज की डेट में। पहले हम केवल स्काइप को जानते थे, आज की डेट में जूम और मीट जो हम यूज कर रहे हैं अभी, व्हाट्सएप, वेबएक्स टीम, ये सब वो प्लेटफॉर्म है जो कि आपको कनेक्ट करता है। अलग अलग कैपेबिलिटीज हैं हर सॉफ्टवेयर की, बट ये सॉफ्टवेयर वो है जिसमें कि एक टीचर कैन वो एक लेक्चर दे सकता है, स्टूडेंट सुन सकते हैं। और अभी जो बेस्ट पार्ट है इन सभी प्लेटफॉर्म का, तो ये वन वे नहीं है, यानी कि केवल टीचर ही नहीं कर सकता बल्कि स्टूडेंट रेस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। अभी केवल ऐसा नहीं कि टीचर की स्क्रीन को ही स्टूडेंट देख सकते हैं, अगर टीचर चाहे तो स्टूडेंट को कह सकता है अपनी स्क्रीन मुझे दिखाइए एंड दिखाइए कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ आप गलती कर रहे हैं। वो कंट्रोल भी ले सकता है आपके पूरे कंप्यूटर का रिमोट पे और वहां से आपकी गलतियों को करेक्ट कर सकता है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे लेक्चरिंग में काम आते हैं। जो हमारा लर्निंग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है ये हमारा पूरे कोर्स को ठीक तरह से ऑर्गेनाइज करने के काम आता है। एंड जहाँ की बहुत सारे कंपोनेंट जो है वो हमारे जो कोर्स के कंपोनेंट है वो यहाँ पे कवर होते हैं। और यदि हम बात करते हैं कि कौन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल का रोल है, आज की डेट में सबसे ज्यादा पॉपुलर जूम है, बिकॉज जूम बहुत सिंपल टाइप का टूल है। हालांकि जूम के साथ अपनी एसोसिएटेड कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं पास्ट में, उन्होंने काफी हद तक इसको करेक्ट करने की कोशिश की है, बट आज की डेट में भी सबसे ज्यादा पॉपुलर है। एक टाइम था जब 80% इसका शेयर था और ये अप्रैल 20 में 49 हुआ, फिर 80 हुआ, अभी थोड़ा कम हुआ है। और इसी का रिजल्ट है कि आज गूगल मीट जो है वो फ्री में अवेलेबल है हमको। जो इसका टीम्स है माइक्रोसॉफ्ट का, वो भी हमको फ्री में अवेलेबल होना शुरू हो गया है। वेबएक्स जो है जो सिस्को का है वो भी फ्री में अवेलेबल होना शुरू हो गया, क्योंकि जूम सबसे पहले आया था जिसने कहा आप इतने स्टूडेंट को कनेक्ट कर सकते हो, 40 मिनट्स में लेक्चरिंग कर सकते हो। तो ये दो अलग कैटेगरीज हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। वन इज लर्निंग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, दूसरा जो है वीडियो लेक्चरिंग। अब मैं इस पे आता हूं कि जो हमारे कंपोनेंट से मैं अलग से इस पे आता हूं। अगर आप देखेंगे जो हमारा क्लासरूम कंपोनेंट है, क्लासरूम कंपोनेंट को बहुत अच्छे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल से हम लोग डील कर सकते हैं। यानी कि जैसे जूम में आप लेक्चर दे सकते हो, जैसे मैं गूगल मीट में यहाँ से अभी बोल रहा हूँ, ये जो हमारा फॉर्मल एजुकेशन का क्लासरूम जो कंपोनेंट है हम इसको यहाँ से कवर कर सकते हैं। जो मेरा प्रैक्टिकल लैब कंपोनेंट है उसका कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है, इसको किसी भी तरह से कैसे भी कवर नहीं किया जा सकता है। जो मेरा ये कंपोनेंट एक्सरसाइज और ट्यूटोरियल का कंपोनेंट है, जो मेरा लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ये जो है गूगल क्लासरूम और मूडल टाइप, ये इसको कवर कर सकते हैं। और अगर मैं अपने असेसमेंट यानी कि एग्जाम्स की बात करूं तो काफी हद तक जो लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है वो इसको ले सकते हैं। तो मैं इस स्लाइड से क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक सिंगल
टेक्नोलॉजी आपको हेल्प नहीं कर सकती है। जब हम आने वाले भविष्य को देखेंगे तो वहां ये काम नहीं करेगी। आपको कंसीडर करना पड़ेगा, टीचर्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को उसके लिए रेडी होना होगा कि एक कंपोनेंट के लिए एक टेक्नोलॉजी काम आएगी, दूसरे कंपोनेंट के लिए दूसरा काम आएगा, एंड उसमें कुछ कंपोनेंट ये भी होंगे जहां कोई टेक्नोलॉजी काम ही नहीं आएगी। अगर आप देखेंगे कुछ कोर्सेज हैं जो डिस्टेंस लर्निंग में होते हैं, आई स्टिल रिमेंबर इग्नू का है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का, उसमें जो है कॉन्टेक्ट क्लासेस होती हैं। तो आपने डिस्टेंस से सब कुछ पढ़ा, लेकिन 15 डेज की डिस्टेंस क्लासेस जरूर होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि वो कंपोनेंट जो फेस टू फेस ही हो सकता है वो फेस टू फेस ही करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी कुछ हद तक इसको बहुत हद तक इसको रिप्लेस करेगी, बट पूरा का पूरा रिप्लेसमेंट कभी भी संभव नहीं होगा। तो ये सब हमने जो सीखा है वो एक बैकग्राउंड आपके लिए तैयार की है, जिसमें कि हम अब बात करेंगे कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है एजुकेशन के। हम लोग फॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम लोग जो है उसके कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि जो है जो लर्निंग है हमारी जो अब आई है उसकी बात कर रहे हैं। यदि हम इन सब की बात करते हैं तो हमारे अब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहला यदि हम एडवांटेज देखते हैं, अगर हम टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कोविड ने हमको, जिसको मैं सर्कमस्टेंशियल एनफोर्समेंट कह रहा हूँ, यानी कि जबरदस्ती थोप दिया गया हमारे ऊपर, उसको भी कंसीडर करता हूँ। हमने जो कुछ किया है उसके एडवांटेजेस क्या है? नंबर 1 तो है इंडिपेंडेंट लर्निंग हैज बिकम इजी। मतलब ये क्या है, आप खुद जो पढ़ना चाहते हो देख के वो कितना आसान और इफेक्टिव हो गया है। अब ये डिपेंड नहीं करता है कि आप क्या जानना चाहते हैं, इजीली आप ऑनलाइन हुई ढूंढिए, आपको मिल जाएगा। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस हैं, आप जाइए, जब मन है तब आप देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक बुक्स अवेलेबल हैं, वेब बेस्ड कंटेंट अवेलेबल है, आप वहां से ब्लॉग्स अवेलेबल हैं, प्रोफेसर्स के अपने अपने ब्लॉग हैं, टीचर्स के अपने अपने ब्लॉग हैं। आप जस्ट एक क्वेश्चन डालिए, उसके बहुत सारे आंसर निकल के आ जाएंगे। तो जो ये इंडिपेंडेंट लर्निंग है, जो पहला एडवांटेज टेक्नोलॉजी जब एजुकेशन में आई है उसने दिया है कि आपकी जो इंडिपेंडेंट लर्निंग है वो बहुत आसान हो गई है और इफेक्टिव है। इफेक्टिव है, इफ आई डोंट लाइक, मेरे को किसी टीचर का पसंद नहीं आ रहा, मैं दूसरे टीचर का देख सकता हूँ। दूसरा ये स्लाइड है जिसपे मैं थोड़ा सा टाइम लगाना चाहूंगा, ये है प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स फॉर द फ्यूचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है और ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। देखिए, आने वाला टाइम जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन का होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो लर्निंग होगी, जो भी टीचिंग होगी, वो फ्यूचर में टेक्नोलॉजी बेस्ड होगी ही। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो समय है ये इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। एक इस समय Sorry, sir. Slide is not visible, sir. है, Slide is not visible now, sir. slide is not visible. Yes, sir. Sir, actually, Adil Khan is presenting. I'll request Adil Khan to please Stop his presentation. ऑल द पार्टिसिपेंट प्लीज अपने माइक को म्यूट कर दीजिए। सो अंकित जी, स्लाइड दिख रही है ये वाली? नहीं सर, अभी नहीं दिख रही है, अभी जस्ट बंद हुई है, स्टॉप हुई है, अभी दिख रही थी। ओके, कोई भी पार्टिसिपेंट अपनी स्क्रीन को प्रेजेंट ना करे। Adil Khan is presenting his slide. Adil Khan is a participant who's presenting his screen. आदिल खान, आदिल बेटा, आप अपनी स्क्रीन को शेयर मत कीजिए। आदिल अभी मेरा स्क्रीन आना शुरू हुआ? हाँ सर, आ गया आपका, आ गया? आ गया है सर, आ गया है। प्लीज सर कंटिन्यू। यस सर, आ गया। ओके, मैं इस स्लाइड पे फोकस करना चाह रहा था और मैं ये कहना चाह रहा था कि आने वाला जो फ्यूचर है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन का होगा ही होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कंपोनेंट किसी भी कोर्स या सब्जेक्ट का टेक्नोलॉजी से ड्रिवन होगा या वो उसको कंट्रोल करेगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन भविष्य में टेक्नोलॉजी जो है उसका रोल जो है वो बढ़ जाएगा और स्टूडेंट जो आसानी से आज टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा सा कदम से कदम मिला के बढ़ेंगे,
उनके लिए आने वाले भविष्य में कम्पीट करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर मैं आज ये सीख लेता हूँ कि मुझे जो है गूगल मीट को कैसे यूज करना है, या मुझे जो है जो जूम है उसको कैसे चलाना है, तो मेरे लिए आने वाले भविष्य में बहुत सारी आसानियां हो जाएंगी। और टेक्नोलॉजी जो है ये जो मैंने ऑरेंज कलर में एक लाइन लिखी है, स्टूडेंट्स आर वेल वर्स्ड ऑन यूजिंग। अगर स्टूडेंट जो है टेक्नोलॉजी को आज अच्छे से सीख जाएंगे, वेल वर्स्ड का मतलब है आज अच्छे से सीख जाएंगे, तो उनको आगे भविष्य में अपने जो जॉब होंगे उनमें फिट इन होने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जॉब की जितनी भी ट्रेनिंग्स होगी सभी की सभी आने वाले समय में ऑनलाइन हो जाने वाली है। तो ये जो आज आप सीख रहे हो, जो हम आज जो ये टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एजुकेशन में, आने वाले भविष्य में स्टूडेंट्स के लिए एक स्किल की तरह काम करेगी कि पूछा जाएगा कि आपने ऑनलाइन कुछ अटेंड किया या नहीं किया। अगर आज मैं एक स्टूडेंट को मैं अपने एम्प्लॉय को अमेरिका भेजता हूँ ट्रेनिंग के लिए, तो मुझे बहुत कॉस्ट करता है, हो सकता है आज जाने भी नहीं दे, ठीक है, लेकिन अगर मैं उस स्टूडेंट को ऑनलाइन वहां से एडुकेट करा देता हूं तो मेरे लिए मेरा काम भी सफर नहीं होगा और मेरे इकोनॉमी भी, मैं अपना फिनेंशियली मैं अपना सेविंग कर सकता हूं। तो आने वाले टाइम में ये जो है एक स्किल की तरह भी देखा जाएगा कि आपने ऑनलाइन एजुकेशन कितनी ली या नहीं ली। फिर बीइंग फैमिलियर, ये एक यहाँ पे लिखा है कि कम से कम एक टेक्नोलॉजी यदि आप जल्दी सीख जाते हो, अर्ली एज जल्दी सीख जाते हो, जैसे आज की डेट में आप देखेंगे, मैं देख रहा हूँ कि 7th 8th के बच्चे जूम पे बैठे हुए क्लासेस ले रहे हैं। अगर वो 7th 8th वाला बच्चा, एक स्टूडेंट यदि जूम पे क्लास आज अटेंड कर रहा है, तो उसको आने वाले समय में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत कंफर्टेबल होगा वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो इसीलिए कहा गया है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमको टेक्नोलॉजी को सीखना है। एंड तो ये जो पूरा स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि अगर हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन पे आ जाते हैं, जहां भी संभव हो वहां पे, आने वाले फ्यूचर के लिए हमारे लिए अच्छा है। हमारी स्किल्स में काउंट होगा, हमारे उसमें काउंट होगा कि हम क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं। अभी इसकी बात करते हैं, टेक्नोलॉजी हैज पोटेंशियल। ये देखिए अब ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि टेक्नोलॉजी के अंदर वो पावर है कि टेक्स्ट बुक की कॉस्ट कम कर सकता है, ट्यूशन के प्राइसेस कम कर सकता है। अभी मैं एक सिनेरियो आपको यहाँ पे बताऊंगा, ये स्लाइड जब चल रही है। आज से पहले अगर हम देखते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की तैयारी कहाँ होती थी? कोटा में। आज कोटा बिल्कुल खाली है, वहां कोई नहीं है। तो क्या ये बंद हो गया? नहीं हुआ ना। अभी क्या हुआ, कोटा में ऑनलाइन शुरू किया है, और ऑनलाइन शुरू किया तो सब स्टूडेंट ऑनलाइन हो गए हैं। अब हम इस पे मैं बाद में आऊंगा जब मैं अपने ऑरेंज पॉइंट पे आऊंगा। अब अगर आप देखेंगे तो ये जितना भी है, हम यहाँ कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को बुक्स की जरूरत कम पड़ेगी, यानी कि बुक्स की जरूरत कम पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि हमारे पास पीडीएफ में अवेलेबल है, हमारे पास ई बुक्स अवेलेबल है। तो जब हमारे पास पीडीएफ और ई बुक्स अवेलेबल है तो उनकी कॉस्ट कहीं कम है, नंबर 1। नंबर 2, एनवायरमेंट फ्रेंडली है क्योंकि हम पेपर यूज नहीं कर रहे। नंबर 3, वो बुक जो है लाइफ टाइम हमारे पास रहती है स्टोर, हमें कभी भी देखना हो ना उसको दीमक खाएगी ना कुछ करेगी। सो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे जो है टेक्स्ट बुक की कीमत जो है वो कम होगी, एंड स्टूडेंट्स के पास टेक्स्ट बुक रखने की कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। अब हम नीचे की बात करते हैं, ट्यूशन विल ऑल्सो डिक्रीज। आज की डेट में देखिए, जब भी कोई टीचर ट्यूशन देता है, एजुकेट करता है, वो वहां बैठा हुआ है और उसको हर बार बोलना होता है, उसका एक टाइम है, वो उस टाइम को कंपेंसेट करने के लिए आपसे ट्यूशन फी लेता है। बट अगर ऑनलाइन उसने जो है क्रिएट कर दिया है, तो दो फैक्टर है। हो सकता है उसका एक ही बार क्रिएट किया हुआ लेक्चर मल्टीपल टाइम यूज हो। अगर मल्टीपल टाइम यूज होगा तो ट्यूशन फी कम आ जाएगी। और मे बी कि उसका वही लेक्चर जो पहले वो 10 स्टूडेंट को साथ में बैठा के पढ़ा रहा था, हो सकता है अभी वो इंटरनेट पे 500 स्टूडेंट को वही चीज पढ़ाए। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसके अंदर पोटेंशियल है कि टेक्स्ट बुक की कीमत भी कम कर सकती है, ट्यूशन की प्राइसेस भी कम कर सकती है। और अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे इसके आऊंगा, जो कि मैंने ऑरेंज कलर में लिखा है, कि जो फीस भी कम करेगा। अभी देखिए, आज की डेट में कोई स्टूडेंट, हर कोई इंजीनियरिंग और मेडिकल को एस्पायर करता है इंडिया में, और उसे करने के लिए वो कहाँ जाता है? कोटा जाता है, दिल्ली जाता है। अगर उसको एलएन में जाना है तो कोटा जाएगा, फिट जी जाना है तो दिल्ली जाएगा, मेडिकल में जाना है नीट के लिए तो फिर वो एलएन जाएगा, कोटा। वहां जाने के लिए
मैं कोटा में कई बार गया हूं, मैंने वहां देखा है बिल्कुल छोटे 10 बाई 8 के कमरे हैं जिसमें स्टूडेंट को रह रहा है, फैमिली से दूर रह रहा है, एक उसको अजीब सी मुर्गी के दबड़े की तरह उसमें रहता है, वो कोई सपोर्ट नहीं, जो स्टूडेंट्स वहां पे रह रहे हैं उन्हीं की संगति में रहना है, फैमिली से दूर रहना है, कितने सारे डिसएडवांटेजेस है। फैमिली के लिए उसको कम से कम 20 से 25,000 रुपए महीना सिर्फ उसको वहां पे उसके रहने के लिए देना पड़ रहा है, प्लस 10 से 15,000 रुपया उसका जो है हर महीने की फीस है। अब अगर टेक्नोलॉजी वही चीज मुझे मेरे घर पे दे देती है तो मेरा एक तो 20-25,000 रुपया बचा, तो मेरे पेरेंट्स के ऊपर बर्डन कम हुआ। एट द सेम टाइम उसी समय मैं जब अपने एनवायरनमेंट में रहता हूँ, मैं अपने घर में रहता हूँ, अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ, तो मेरा जो लर्निंग एटीट्यूड है वो बहुत हाई होता है, मेरी जो लर्निंग पोटेंशियल है वो मैक्सिमाइज हो जाती है। तो अगर आप देखेंगे जो आज तक जो ये रश जो पूरा का पूरा होता था, यहाँ से हम भागते थे कि हम जो है हमको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी तो लेट अस रश के दिल्ली चलो, जयपुर चलो या कोटा चलो, वो अभी आने वाले समय में कम होने वाला है। एंड थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी जो कि इंट्रोड्यूस की गई है। एंड दो मेरे को ये कहना गलत होगा बट मैं कहना चाहूंगा जो ये सर्कमस्टेंशियल एनफोर्समेंट हुआ, यानी कि कोविड के आने से जबरदस्ती ये हुआ है, आई एम थैंकफुल टू इट कि बहुत सारे स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट वहां से अपने घर आए हैं, क्लासेस ले रहे हैं, एंड पेरेंट्स भी अब रियलाइज करेंगे कि यस ये यहाँ किया जा सकता है, तो बहुत फायदा होने वाला है। इसलिए टेक्नोलॉजी का बहुत ग्रेट रोल है ये सब करने में। अब हम बात करते हैं लर्निंग विद टेक्नोलॉजी इज मच मोर इंटरेस्टिंग। अब ये छोटी छोटी बातें हैं जो करेंगे, मतलब अगर टेक्नोलॉजी को हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो लर्निंग बहुत आसान हो जाती है। देखिए टीचर उसमें बहुत सारी इमेजेस ले आता है। अभी मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने गूगल मैप देखे होंगे, अगर गूगल मैप देखे हैं तो कुछ एक में रास्ते बने रहते हैं, कहीं कहीं पे सैटेलाइट की पिक्चर भी दिखती है। अगर आप सैटेलाइट की पिक्चर देखते हो, मैं उसे समझाना चाहूँ समझा नहीं सकता आपको, लेकिन अगर मैं पिक्चर दिखाऊं तो एकदम समझ जाएंगे आप, ठीक है। तो जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी ने जो ये नई चीजें इंट्रोड्यूस कराई हैं एजुकेशन में, चाहे वो इमेज है, वीडियो है, ग्राफिक्स है, उससे हमारा लर्निंग जो है वो कहीं ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया, और उसने जो है इतना ज्यादा प्रमोट किया है। स्टूडेंट्स, अगर एक टीचर जो है चाहे तो अपने स्टूडेंट्स को इतना मोटिवेट कर सकता है। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। हाँ सर ये साबिर, कोई साबिर है, ये अपना स्क्रीन प्रेजेंट मत करे प्लीज, डोंट प्रेजेंट योर स्क्रीन। साबिर, ओके सर, ओके उसने लेफ्ट। जी सर, तो आपकी स्क्रीन नहीं आ रही सर। मेरी नहीं आ रही है? जी ठीक है, मैं दोबारा से जी वो जी सर। अभी आना शुरू हुआ? हाँ सर, अब शायद शुरू हो जाए। आ गया? आ गया सर, आ गया सर। प्लीज कंटिन्यू सर। अब आते हैं एनकरेजेस डेवलपमेंट ऑफ न्यू टीचिंग मेथड। देखिए जो टेक्नोलॉजी है, जब हम कह रहे हैं कुछ चीजें की जा सकती हैं, कुछ चीजें नहीं की जा सकती हैं, तो ये क्या करती है, ये हमको नए नए टीचिंग के तरीके खोजने के लिए भी फोर्स करती है और स्टूडेंट्स को सीखने के लिए फोर्स करती है। तो टीचर एंड प्रोफेसर अब जो है नए नए तरीके इजाद करेंगे, जैसे सोशल मीडिया पर हम बहुत सारी चीजें रख सकते हैं, देख सकते हैं। ब्लॉग्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने विचार जो है कह नहीं पाते हैं, वो अपना ब्लॉग्स लिखते रहते हैं, आप जो है उन ब्लॉग्स को करिए। पॉडकास्ट है, यानी कि वो ऑडियो फाइल है, जो टाइप नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, बोल सकते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी ऑडियो फाइल जो है वो रखते हैं, आप पॉडकास्ट के थ्रू उनको ले लीजिए और आप बोलिए। तो सोशल मीडिया, ब्लॉग्स एंड पॉडकास्ट, ये जो है आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है हमारे एजुकेशन के, जो कि हमको कंसिडर करने हैं। मैं ये कहता हूँ हर तरह की एजुकेशन में काम नहीं आएंगे, बट वहां पे कुछ पार्ट एजुकेशन का ऐसा जहाँ ये तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो इंस्टीट्यूट है वो अब वेब कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, तो हम कर ही रहे हैं, इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। एंड टेक्नोलॉजी सर अगेन सर, ये साबिर कोई है, वो बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं सर। आप इनको जो है रूम से जो है बाहर कर दीजिए ना प्लीज। जी सर, मैं आप इनको जो है रिमूव कर दीजिए। जी सर, एक बार सर आप फिर से अपनी दोबारा से शेयर कर लीजिए सर। अभी दिख रहा है अंकित जी?
जिस अभी नहीं आया सर। हाँ हो गया सर, शेयर होना please। शुरू हुआ। हो गया। तो अभी मैं इसमें लास्ट वाले पॉइंट पे था कि जो है ये अगर देखें तो टेक्नोलॉजी हम लोगों को उस तरह के सभी तरह के टूल जो है आज की डेट में प्रोवाइड कर रही है, जिससे कि टीचर और स्टूडेंट दोनों के दोनों ही एडुकेट हो सके। टीचर को भी हमेशा जो है अपने आप को एडुकेट करना है। और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी बहुत ही स्पेशल नीड्स होती हैं, जिनको कि हम स्पेशल कैटेगरी के स्टूडेंट बोलते हैं, जिनको जो है हिंदी में विकलांग भी बोलते हैं। किसी को सुनाई नहीं देता, किसी को दिखाई नहीं देता, किसी को अलग अलग तरह की प्रॉब्लम है। लेकिन अब जब हमारे पास टूल्स हैं जैसे टेक्स्ट टू स्पीच का मतलब क्या होता है कि जो लिखा हुआ है कंप्यूटर आपको पढ़ देगा उसको आपके लिए। तो अब वो स्टूडेंट जिसको दिखता नहीं है वो उसको सुन सकता है। अगर मुझे टाइप करना है, ठीक है, और मैं टाइप नहीं कर सकता तो मैं जो हूँ वॉइस से टाइपिंग कर सकता हूँ। अगर मुझे कम सुनता है तो मैं ऑनलाइन में वॉल्यूम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। आप देखेंगे कि जब हमारी फॉर्मल क्लास होती है तो स्टूडेंट जो पीछे बैठा है उसको कम सुनता है, बट यहाँ वो नहीं है। अगर क्लास जैसे आज है हिंदी और इंग्लिश के मिक्स में हो रही है, अगर हम चाहें तो ट्रांसलेटर यूज कर सकते हैं। ट्रांसलेटर का काम क्या होता है कि वो जो है मतलब जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा आपको आपकी मर्जी की भाषा में वो आपको अनुवाद कर देगा। आपने यदि प्रधानमंत्री मोदी का बेयर ग्रिल्स के साथ यदि वो देखा हो, एक उनका वाइल्ड में एक डॉक्यूमेंट्री आई थी नेशनल जियोग्राफी चैनल पे, तो बेयर ग्रिल्स जो है वो इंग्लिश में बात करता है, मोदी जी हिंदी में बात करते हैं। दोनों के बीच में एक टेक्नोलॉजी थी ट्रांसलेशन की, तो दोनों के दोनों आपस में बात करने के में वो कर पा रहे थे। तो ये सब वो टूल्स हैं जो कि इंट्रोड्यूस किए हैं टेक्नोलॉजी ने, और जिससे कि बहुत सारे हमारे बैरियर्स जो है, लिमिटेशंस जो है वो खत्म हुई है। और जो है ये एक स्लाइड है जो कि ज्यादा तो रेलिवेंट है छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि हम उनमें 3 तरह के वो देखते हैं, इमोशनल, क्रिएटिव एंड इंस्ट्रक्शनल। ये 3 उनकी जो है इंटेलिजेंस होती है जिनको कि हम जो है एजुकेशन में उनको हम लोग जो है उभारना चाहते हैं। और हमारी जो फॉर्मल एजुकेशन है वो क्रिएटिव एंड इंस्ट्रक्शनल के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन इमोशनल जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। एंड कई बार स्टूडेंट जो है डर के मारे बोल नहीं पाते हैं, मैं गलत बोल दूंगा या मैंने ऐसा किया तो गलत हो जाएगा। लेकिन जब ऑनलाइन होता है तो स्टूडेंट वो सब ट्रायल एंड एरर कर सकता है, उसको वो कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है और उसका जो इमोशनल वो है वो ऊपर निकल आता है, नहीं मैं भी ये बात कर सकता हूँ, मैंने करके देखा है ऐसा होता है, तो वो कॉन्फिडेंस उसको आ जाता है। तो ये भी एक एडवांटेज है टेक्नोलॉजी का। टीचर्स हैव मोर क्रेडिबिलिटी। देखिए ये एक ऐसा पॉइंट है, ये मैंने खुद टेस्ट किया है। यदि आप टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो स्टूडेंट जो है वो आपकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ा देता है। अगर आप एक सिंपल नोट्स लेके आते हैं और आप लिखना शुरू करते हैं ब्लैक बोर्ड पे, या आप एक बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके आए हैं, आपने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है जिसमें कि इमेजेस भी हैं, वीडियोज भी हैं, तो स्टूडेंट उसको ज्यादा अप्रिशिएट करेगा। जब वो अप्रिशिएट करेगा स्टूडेंट, क्योंकि उसको समझ आ रहा है, तो वो टीचर की क्रेडिबिलिटी अपने आप ही बढ़ जाती है। तो ये जो एजुकेशन है, जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी क्योंकि स्टूडेंट्स का को एसिमिलेशन यानी कि जो वो सीख रहे हैं वो ज्यादा अच्छे से सीख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो टीचर की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाती है। और टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम एंड दूसरा कोलैबोरेशन। अगर आप देखेंगे कि अगर खाली हम जो है मतलब एक तरह से टीचर यदि लेक्चर करता है या टीचर जो है टेक्नोलॉजी के थ्रू स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करता है, चाहे वो असाइनमेंट दे के है या ग्रुप डिस्कशंस में है या ब्रेनस्टॉर्मिंग में है, कैसे भी है, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से क्लासरूम को एक जो है लर्निंग एनवायरनमेंट यानी कि सीखने की जगह में तब्दील कर सकता है। तो ये एक एडवांटेज भी है। एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, हर स्टूडेंट का सीखने का जो गति है, जो स्पीड है, वो अपनी अपनी है। हर कोई अपनी अपनी स्पीड से सीखना चाहता है। किसी को कोई चीज बहुत जल्दी समझ आती है, किसी को कोई चीज स्लोली समझ आती है। अब एक टीचर की बेचारे की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, जब वो क्लास में जाता है, कुछ स्टूडेंट हैं जो टॉप रैंकर्स हैं, अब वो अपने को वहां से शुरू करता है तो नीचे वालों को समझ नहीं आएगी। कुछ स्टूडेंट हैं जो बिलो एवरेज हैं, अगर वो वहां से शुरू करता है, ऊपर वाला स्टूडेंट कहेगा अरे यार ये क्या पढ़ा रहा है, मुझे तो मतलब मेरे को तो इंटरेस्ट ही नहीं इसमें।
मिडिल में रखता है, ऊपर नीचे वाले दोनों परेशान हैं। तो ये जो एक समस्या है, ये एक ऐसी वो है जो कि हमेशा जब हम फेस टू फेस टीचिंग करते हैं, क्लास में फॉर्मल टीचिंग करते हैं, एक टीचर के सामने, हर टीचर के सामने ये समस्या आती है और हमेशा वो एक ट्रेड ऑफ करता है, वो बीच में एडजस्ट करने की कहीं कोशिश करता है जहां ना ऊपर वाले का नुकसान हो ना नीचे वाले का। लेकिन जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी में जब आप अपनी पेस और टीचर की पेस को मैच कर सकते हो, आपने कोई चीज सीखी, आपको समझ नहीं आई, आपने रिवाइंड की, दोबारा से सुना, तीसरी बार सुना, जब आपको समझ आ गया आप आगे बढ़े। वो स्टूडेंट जिसको एक ही बार में समझ आ गया, उसने देखा कि यार ये फर्स्ट हाफ ऑफ इस लेक्चर का मुझे समझ आता है, वो सीधा फर्स्ट हाफ पे पहुंचेगा, वहां से सीखना शुरू करेगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हर स्टूडेंट को एक चांस मिलता है कि वो अपनी पेस, अपनी स्पीड, अपने तरीके से सीखना शुरू करे। ये अगर एक और एडवांटेज है कि टेक्नोलॉजी जो है, चूंकि हम लर्निंग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, सिस्टम्स यूज करते हैं, तो वहां पे उसमें टीचर और पेरेंट एंड स्टूडेंट तीनों के बीच का कनेक्शन है। पेरेंट्स को जब भी चाहिए वो जाके अपने स्टूडेंट्स का क्या कर रहे हैं, अपने बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, चेक कर सकते हैं। टीचर का रेस्पॉन्स क्या है वो चेक कर सकते हैं। उसको हर बार टीचर को कॉल करके पूछने की जरूरत नहीं है मेरा बेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो क्लास अटेंड कर रहा है या नहीं, असाइनमेंट दे रहा है या नहीं दे रहा। तो वो सब चीजें जो है वो कर सकता है। और टीचर भी यदि चाहे तो वो पेरेंट्स के लिए मैसेज छोड़ सकता है कि आपका बच्चा अभी तक बहुत अच्छा था, सडनली उसका बिहेवियर चेंज हो गया, तो आप जो है ये यहाँ पे देखिए कि कहाँ पे ग्रे एरिया है। तो ये जो कम्युनिकेशन है जो टीचर, पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच का है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कर किया है टेक्नोलॉजी ने, और यहाँ पे इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, जब मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पे, मेरा मतलब है कि इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन का मतलब है कि स्टूडेंट्स के बीच में, यानी कि स्टूडेंट यदि किसी से संपर्क करना चाहता है, तो आज की डेट में, पहले तो बहुत मुश्किल होती थी, हम लेटर लिखते थे, वो सब करते थे। आज की डेट में कुछ नहीं, वो ईमेल कर सकता है, व्हाट्सएप से मैसेज भेज सकता है, कॉल कर सकता है, कॉल्स भी फ्री है, व्हाट्सएप से इंटरनेशनल कॉल भी कर सकता है, वीडियो चैट भी कर सकता है। तो ये जो कम्युनिकेशन है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है टीचर और स्टूडेंट के बीच का, वो बहुत अच्छा हो गया है। और इसका एडवांटेज ये भी हुआ है कि अगर टीचर फिजिकली क्लास में नहीं है, तब भी वो किसी भी टूल को यूज करके अपनी क्लास को फॉर्मली टीच कर सकता है। तो ये जो इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन हुआ है स्टूडेंट और उसके बीच में, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है टेक्नोलॉजी का। उसके अलावा भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, और इस स्लाइड पे मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी चीजें जो है हम लोगों ने इसमें बात कर ली है। और यहाँ से मैं मूव करूंगा कि टेक्नोलॉजी, हमने अभी तक बात की है कि उसके फायदे क्या है, बहुत सारे फायदे हमने देखे, लेकिन उसके नुकसान भी हैं। और वो नुकसान जो है, यहाँ से यदि हम बात करेंगे तो नेक्स्ट जो 5-6 स्लाइड हैं, जो कि लास्ट स्लाइड्स हैं, वो इसी के बारे में बात करते हैं कि इनके नुकसान क्या है। सबसे पहले, रिजल्ट इन लैक ऑफ इंटरेस्ट इन हार्ड वर्क। देखिए, स्टूडेंट को पता चल गया है कि मेरा रिसोर्स अवेलेबल है और मेरा वो रिसोर्स अवेलेबल रहेगा मुझे, या मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा के मैं उसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ, मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। तो अब वो क्या है, उसकी टेंडेंसी क्या होगी, अरे यार अभी मेरा मन नहीं है तो मैं थोड़ी देर बाद करूंगा। अब वो क्या हुआ, लेजीनेस इंट्रोड्यूस हुई है। तो वो जो है लेजीनेस हुई, उसके बाद किसी और काम में लगा, नहीं हुआ। जब स्टूडेंट एक क्लास में जाता है, एक फॉर्मल क्लास में जाता है, वो क्या करता है, पहले रेडी होता है, कपड़े पहनता है, यूनिफॉर्म में आता है, फिर वहां तक पहुंचता है। इस बीच में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हम कभी रियलाइज नहीं करते, वो है ट्रांसफॉर्मेशन। स्टूडेंट जो है घर के उस एनवायरनमेंट से निकल के, अपने कंफर्ट जोन से निकल के, वो स्टूडेंट जो है एक लर्निंग मोड में आ जाता है, यानी कि वो सीखने वाले उसमें होता है। देखिए, जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जाते ही हमारी सारी चीजें ऑटोमेटिकली बंद सी हो जाती हैं और हम लोग जो है कहीं और ध्यान लगाना शुरू करते हैं। वही ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब आप क्लास में आते हैं। लेकिन ऑनलाइन टीचिंग में ये नहीं होता। ऑनलाइन टीचिंग में स्टूडेंट ने, पता चला, आंख खोली सुबह और खोलते ही कंप्यूटर ऑन किया, सामने लेक्चर चल रहा था, उसके बाद उसने जो है आईज बंद किया, सो गया। तो ये जो लेजी एटीट्यूड है, और इसमें हार्ड वर्क नहीं करना, अपने आप को फोर्स नहीं करना, ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। और जो है उसको, मतलब उसको कैसे किया जा सकता है, आई डोंट नो। अनलेस वी हैव ए वेरी गुड मोटिवेशन, वी कैन नॉट हेल्प इट। एक इसमें जो बीच में एक मिडिल में लाइन है, हु नीड्स टीचर व्हेन यू हैव इंटरनेट और एंड गूगल। सी, एक एटीट्यूड है जो स्टूडेंट में आ जाता है, अरे यार सब कुछ तो अवेलेबल है, मुझे क्लास जाने की जरूरत क्या है।
मैं आज YouTube वीडियो खोलूंगा, मैं सीख लूंगा कि भाई जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग कैसे बनाई जाती है, सब कुछ तो अवेलेबल है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, अगर आप सबने ये कबीर का दोहा पढ़ा होगा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाए। गुरु और गोविंद भगवान दोनों खड़े हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसके पैर पड़ूं। बलिहारी गुरु अपने, यानी कि मैं अपने गुरु के ऊपर जो है मतलब वो फिदा हो जाऊं, मैं उनको मतलब उनको फॉलो किया कि उन्होंने बताया नहीं जो है गोविंद के करने चाहिए, शीश झुकाना चाहिए। तो गुरु जो है उसका रोल बहुत बड़ा होता है एंड गुरु का रोल बहुत बड़ा है। इसीलिए ये लाइन हु नीड्स टीचर ये कभी भी नहीं आनी चाहिए। एक गुरु एक टीचर हमेशा टीचर ही रहता है। इंटरनेट एंड गूगल के जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ नहीं पता कि वो किस तरह से हैं, किस तरह से नहीं गए। मेरे एक फ्रेंड है जो यहाँ पे हैं भी, अभी अवेलेबल है। एक बार मैं उनसे हिस्ट्री के ऊपर कुछ बात कर रहा था तो उन्होंने पता मेरे को एक बात कही कि आर्या साहब जब भी आप हिस्ट्री पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ने से पहले ये देखें कि हिस्ट्री लिखी किसने गई है, क्योंकि और लिखवाई किसने गई है। हिस्ट्री लिखी किसने है और लिखवाई किसके लिए गई है। अगर मुगलों ने हिस्ट्री लिखाई है तो ऑब्वियसली उसमें मुगलों का गुणगान होगा, राजपूतों का नहीं होगा। यदि राजपूतों ने लिखवाई है तो राजपूतों का गुणगान होगा, मुगलों का नहीं होगा। तो मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इंटरनेट और पे जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है बहुत बार वो बायस्ड इंफॉर्मेशन होती है, और वो बायस्ड इंफॉर्मेशन किसने लिखी है, किसके लिए लिखी गई है, किस कंटेक्स्ट में लिखी गई है, किस संदर्भ में लिखी गई है, जब तक हम ये एनालाइज नहीं करेंगे हमको समझ नहीं आएगा। और उसको एनालाइज करने का क्या तरीका है, क्या गलत और सही है, वो केवल एक गुरु या टीचर ही सिखा सकता है। तो टीचर्स आपको हमेशा चाहिए, चाहे आप किसी भी एज किसी भी इरा में पहुंच जाए, ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसी भी। उसके बाद जो है एक डिसएडवांटेज मैंने लिखा है नीचे, अगर हम सब कुछ जो है कंप्यूटर पे ही सीखते हैं तो हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या कभी भी यदि हम जो है एक फॉर्मल कंपटीशन या उसमें आ जाएंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हम लोग वहां पे फेल हो जाएंगे। तो ये जो हमारी लर्निंग है उसमें जो असेसमेंट का तरीका है, जो मैं बात कर रहा था असेसमेंट फाइनल एग्जाम का तरीका है, वो जरूरी नहीं कि वो हमारा हमेशा काम आए। जहां कहीं भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे, जहां आपको क्लासरूम एनवायरनमेंट में बैठ के काम करना है, चांसेस है कि हम लोग वहां पे फेल हो सकते हैं। कुछ एक और भी चीजें हैं जो टेक्निकल ग्लिच हैं, मतलब वो हो सकते हैं, मान लिया आपने पढ़ाई शुरू की, इतने में कंप्यूटर फेल हो गया, आपने जो है एक असाइनमेंट देखना शुरू किया, इतने में जो है पता चला कि आपकी इंटरनेट की स्पीड डाउनलोड होगी। अभी रिसेंटली किसी ने मेरे पास व्हाट्सएप से एक वीडियो शेयर किया था एंड वो वीडियो में एक आदमी बात करता है कि हमारे टाइम के चैलेंजेस क्या थे, आपके टाइम के चैलेंजेस क्या। तो एक सीनियर ने कहा कि हमारे टाइम का चैलेंज होता था हम 5 किलोमीटर स्विम करके भी जो है पढ़ने गए हैं। तो दूसरी तरफ वो कह रहा है कि हमारे टाइम का चैलेंज है वाईफाई का सिग्नल वीक हो गया, अरे पिज्जा में ओरिगेनो कम डाला। इट वाज वंडरफुल वीडियो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है, ये जो हमारा पूरा का पूरा जो वो है, जो टेक्निकल ग्लिचेस हैं, जो ये चैलेंजेस हैं, जो रिसोर्सेज हैं, ये कभी ना कभी हमें जो है प्रॉब्लम करते रहेंगे। ये अभी भी हो रहा है, जैसे कोई स्लाइड शेयर कर रहा है, हमको निकालना पड़ा उसको। जैसे कई बार मेरी स्लाइड हो सकता है बहुत लोगों तक नहीं जा रही हो सकता है मेरी वॉइस भी डिस्टॉर्टेड हो। तो ये जो ऑनलाइन के नुकसान है ये थोड़े थोड़े रहेंगे और इनको कुछ नहीं किया जा सकता। नेगेटिव व्यूज ऑन टेक्नोलॉजी, कुछ लोगों का व्यू भी नेगेटिव है। अभी आप पूछेंगे मोबाइल किस लिए है, एंटरटेनमेंट के लिए। अभी आप किसी को पूछेंगे टैब किस लिए लिए, भाई एंटरटेनमेंट के लिए। कोई भी ये नहीं कहेगा, जो अगर आप मेरी उम्र वालों या ज्यादा से पूछोगे कि ये दोनों के दोनों पढ़ाई में काम आ सकते हैं। आज के बाद आप जाके कहेंगे ना ई लर्निंग और एम लर्निंग के मोबाइल से लर्निंग भी हो सकती है, तो वो कहेगा नहीं नहीं ये तो खेलने कूदने की चीज है, वीडियो देखने की चीज है, इसमें व्हाट्सएप के वीडियो ही चलते हैं। तो ये जो व्यू है, नेगेटिव व्यू है, आई थिंक देयर इज ए नीड कि ये हम जो है उसको चेंज करें और उसके ऊपर बात करें। तो ये भी टेक्नोलॉजी का एक जो है डिसएडवांटेज है। ये एक और है। देखिए अगर हम टेक्नोलॉजी का डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो केवल स्टूडेंट ही नहीं, टीचर को भी उसको अपनाना पड़ेगा। और टीचर को अपनाने के लिए टीचर को भी दोबारा से ट्रेनिंग में जाने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम बोलते हैं डिस्टेंस लर्निंग और
जो है कंटिन्यूइंग लर्निंग सेंटर्स जो है हमारे, हमको वहां जाके अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। तो हम लोगों की ट्रेनिंग होनी भी बेहद जरूरी है। तो ये चैलेंज है, इसको हमको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा एज ए टीचर। एंड बहुत सारे टीचर हैं उनको ये पसंद ही नहीं आएगा, बहुत सारे टीचर हैं वो पसंद ही करते हैं ऑनलाइन कंप्यूटर पे आप बैठे हो, अगर उन्होंने देख लिया आपने मोबाइल खोला हुआ, भले ही आप अपनी वीडियो देख रहे हो, उसकी उन्हीं के टॉपिक की वीडियो देख रहे हो, उनको लगेगा ये तो मस्ती कर रहा है बैठा हुआ, तो इतने में पता चला सेशनल के 2 मार्क्स गायब हो गए। तो इस तरह की चीजें चलती हैं। बहुत सारे टीचर हैं वो नहीं है। एंड बहुत सारे टीचर ये भी सोचते हैं कि अगर मैंने एक बार ऑनलाइन पढ़ा दिया, वो वीडियो रिकॉर्ड हो गया, तो इट इज ए थ्रेट टू देयर जॉब्स, मतलब उनके लिए जॉब सिक्योरिटी हो गया, आगे उस लेक्चर के लिए उनको बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे ऐसा नहीं है भाई, एवरी डे हम लोग अपडेट करते हैं, लेक्चर अपडेट करते हैं, ऐसा नहीं है। आपको आके दोबारा आप दोगे, दोबारा नई चीजों के साथ दोगे। तो एक चीज और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये मेरा जो लास्ट पॉइंट है जहाँ ग्रीन कलर में हाईलाइट हो रखा है, वो लिखा है कि मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स जो है वो ये सोचते हैं कि जो लगातार हम डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करती है, इससे स्टूडेंट का जो अटेंशन है, उसका फोकस रहने का जो टाइम है वो कम होता जाता है। ये ट्रू है। तो उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको फोकस रहने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक नया करना पड़ेगा, और जो कि एक चैलेंज है। अब ये जो एक ये स्लाइड है ये है डिमिनिश ओवरऑल वैल्यू ऑफ इन पर्सन एजुकेशन। आई मीन हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हो जहां पे कि आने वाले टाइम में इन पर्सन एजुकेशन को इससे हम रिप्लेस कर दें, तो हम लोगों को इसके लिए तैयार होना पड़ेगा, और कुछ सब्जेक्ट्स में ये किया जा सकता है। बट रिमेंबर, आप इन पर्सन एजुकेशन को बंद कर, हो सकता है जरूरत ना हो, लेकिन हमको कहीं ना कहीं फेस टू फेस इंटरेक्शन करना पड़ेगा, चाहे वो डाउट क्लियरिंग क्लासेस की फॉर्म में आए या जो है किसी और फॉर्म में आए। और मैंने ये देखा है कि जो ज्यादातर केवल ऑनलाइन पे काम करते हैं, मोस्टली उनमें से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो छोड़ के चले जाते हैं। अगर उसमें इंटरेक्शन नहीं है, इन पर्सन इंटरेक्शन नहीं है, तो वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में आपको वहां पे फेस टू फेस इंटरेक्शन जो है वो लाना पड़ेगा। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे, मैं कंपोनेंट ऑफ एक कोर्स की बात कर रहा था, जब मैंने कंपोनेंट की बात की, उसमें लास्ट कंपोनेंट असेसमेंट का था। हम कैसे देखेंगे, टेस्ट लेंगे और एग्जाम लेंगे। यदि टेस्ट और एग्जाम लेंगे तो टेक्नोलॉजी ने बहुत आसान कर दिया। यदि मैंने कोई टेस्ट बना के डाला भी, भले ही मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप बनाया, कोई सा भी टाइप बनाया, पहली बात मुझे ये नहीं पता कि दूसरे एंड पे वही टेस्ट दे रहा है या उसका कोई बड़ा भाई एग्जाम दे रहा है। दूसरी बात, मुझे ये पता नहीं कि उसी स्टूडेंट ने सॉल्व किया, पता चला सॉल्यूशन जो है उसने इमीडिएटली टेक्स्ट किया दूसरे को, दूसरे ने दे दिया। तो ये जो तरीका है, ये जो चीटिंग है, ये चीटिंग भी टेक्नोलॉजी ने बहुत आसान बना दी। और चूंकि ये चीटिंग बहुत आसान हो गई है, इसलिए असेसमेंट बहुत डिफिकल्ट हो गया है। एंड उस असेसमेंट को हमको ठीक करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके के रूल बनाने पड़ते हैं। मुझे अभी तक याद है, फर्स्ट टाइम एक केस हम लोगों ने यहाँ मोबाइल चीटिंग का पकड़ा था, IIT रुड़की की बात कर रहा हूँ। वो फर्स्ट केस मेरे ही सामने हुआ था। मैं C++ पढ़ा रहा था उस समय, और मोबाइल से किस तरह से कॉपी किया, ब्लूटूथ से कैसे सॉल्यूशन आया, वो सब मैंने होते हुए देखा। उसके बाद से मोबाइल क्लासरूम में, एग्जाम हॉल में अलाउड नहीं थे। आज की डेट में आप देखेंगे, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएं, स्पेशली मैं JEE की बात करता हूँ या नीट की बात करता हूँ या आगे, आपको पेन भी लेना अलाउड नहीं है। सब कुछ आपको वहीं पे मिलेगा, आपको इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो ये जो है, ये जो चीटिंग जो आसान हुई है, अभी आप बिहार के बहुत सारे, सॉरी मैं बिहार को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए मेरे को, लेकिन अगर आप देखेंगे बोर्ड में किस तरह से चीटिंग हुई है, सब कुछ सामने आ रहा है निकल के। तो ये जो इस तरह की चीजें हुई है, चीटिंग जो आसान हुई है, इससे हम लोगों को प्रॉब्लम हुई है, और हमको इसको नए नए रूल बनाने पड़ते हैं हर दिन। एंड जो स्टूडेंट्स और दूसरे लोग हैं वो भी नए नए तरीके निकाल रहे हैं उसको वो करने के। तो ये जो दोनों के बीच में जंग जो जारी है, ये जारी रहेगी। वो कहेंगे कैसे चीट करें, हम कहेंगे कैसे चीट नहीं करने दें। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है टेक्नोलॉजी की। सोशल डीपर्सनलाइजेशन, यहाँ से मेरी 3-4 स्लाइड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मैं चाहूंगा कि वो सब का अटेंशन उन पे हो। ये सबसे पहली है, आज की डेट में हम देखेंगे कि डीपर्सनलाइजेशन का मतलब होता है कि आदमी को खुद को रिप्लेस कर दिया मशीनों से। तो ये देखेंगे, आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें हो रही है जहां पे हमने इनको हटा दिया है।
मतलब अब आप देखेंगे लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, यानी कि आप शॉप पे नहीं जाते, आपने एक दुकान को हटा दिया, आप बैंकिंग ऑनलाइन करते हो, बिल ऑनलाइन पे करते हो, ठीक है। अभी गाड़ियां भी ऐसे आने वाली हैं जिनमें कि ड्राइवर की जरूरत नहीं होगी। तो ये जो डीपर्सनलाइजेशन जो हो रहा है पूरा का पूरा, ये बहुत अच्छा नहीं है और इसके बहुत ही लॉन्ग टर्म जो है नुकसान जो है वो निकलने वाले हैं। डिजिटल मीडिया मैनिपुलेशन, डिजिटल मीडिया मैनिपुलेशन जो है, अभी आप देखेंगे कि हम बहुत सारे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप देखेंगे व्हाट्सएप पे बहुत सारे वीडियो और ऑडियो ऐसा आते हैं जो कि डॉक्टर्ड किए हुए होते हैं, यानी कि उनको जो है जानबूझ के वैसा बनाया हुआ या कन्वर्ट कर दिया गया, या तो उनका ऑडियो डिस्टॉर्ट किया या वीडियो डिस्टॉर्ट किया या फोटोग्राफ को डिस्टॉर्ट किया। आप अगर टीवी देखते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पे वो सच जानिए करके आ रहा है, जिसमें दिखाता है कि व्हाट्सएप पे जो इतनी सारी वीडियो रन हो रही है कौन सी ट्रू है कौन सी नहीं है, किसका टाइम स्टैम्प क्या है क्या नहीं है। तो ये जो डिजिटल मीडिया जो भी आप टेक्नोलॉजी में यूज करें, आपको ये पहचानने का पता होना चाहिए कि कौन सा फेक है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। यदि ये नहीं देखा तो ये भी हो सकता है कि आपका जो बिल्ड कर रहे हो अपने आप को, जो आप अपना कैरेक्टर डेवलप कर रहे हो, वो गलत साइड में चला जाए। प्लेगरिज्म एंड कॉपीराइट, ये एक नया टॉपिक है। आज की डेट में हम लोग जो है किसी की भी चीज हमको लगता है कि हमने इंटरनेट से उठाई कॉपी पेस्ट करके दे दी, नहीं, ये ठीक नहीं है। आज की डेट में ऐसे ऐसे टूल आ चुके हैं जो कि एकदम से बता देता है कि इसका हिस्सा आपने यहाँ से लिया, इसका हिस्सा यहाँ लिया है। कोई भी किसी भी डॉक्यूमेंट का कुछ हिस्सा इंटरनेट से लेना कभी गलत नहीं है, उसको अपने शब्दों में कहना कहीं गलत नहीं है। क्या सही तरीका है कि आप उसको सही तरीके से लिखें कि मैंने ये हिस्सा यहाँ से लिया, ये यहाँ से लिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि आप उसको अपना समझ के लिखवाना चाह रहे हैं, जो कि आज एक एटीट्यूड आ गया है। आज की एक स्टूडेंट से किसी ने पूछा कि भैया सबसे बड़ी इन्वेंशन क्या थी, उसने कहा जी कट एंड पेस्ट। कट एंड पेस्ट जो है वो सबसे बड़ी इन्वेंशन है, क्योंकि मैं गूगल पे जाता हूँ, सर्च करता हूँ टॉपिक पे, असाइनमेंट को पेस्ट करता हूँ, प्रिंट निकालता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। तो कट एंड पेस्ट जो ये टेक्नोलॉजी है, ये बहुत ज्यादा दिन तक काम नहीं करने वाली, क्योंकि ज्यादातर इंस्टीट्यूशन ने प्लेगरिज्म के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए। आपका जो भी असाइनमेंट है वो उससे पास थ्रू होता है और वो बहुत क्लियरली बता देता है कि ये सेक्शन इस डॉक्यूमेंट का इस वेबसाइट से आया, ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया। तो आपको जो ये प्लेगरिज्म एंड कॉपीराइट है, इससे बचना है। और आपने देखा होगा कॉपीराइट के चक्कर में अभी एप्पल, सैमसंग, इन सब की लड़ाई चलती है, तो करोड़ों करोड़ों के जो है वहां पे क्लेम होते हैं। तो इसको ध्यान में जरूर रखना होगा और ये एक डिसएडवांटेज था। अनदर डिसएडवांटेज, ओवर रिलायंस ऑन गैजेट्स। आज की डेट में हम जो है ये जो गैजेट्स हैं इनके ऊपर हमारा रिलायंस यानी कि डिपेंडेबिलिटी, यानी कि इनके ऊपर निर्भरता कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। हम जो है अपनी स्किल्स को खुद भूलते जा रहे हैं। और एक्चुअली अगर आप देखेंगे आज की डेट में, अगर आपको थोड़ा सा भी गुना भाग करना पड़ जाए तो आप इमीडिएटली अपने मोबाइल का वो खोलते हैं कैलकुलेटर और उस पर करके देखते हैं, भले ही आपके दिमाग में सही आंसर हो, बट आप करके देखते हैं। ये ओवर रिलायंस हो चुकी है। आपको कहीं जाना है, आप मैप नहीं देखते, आप सीधा जीपीएस में डालते हैं, गूगल मैप पे डालते हैं और आप उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। मैंने कई बार देखा है गूगल मैप, आप लोग तो शायद अब यूज कर रहे हो, मैंने जो है जीपीएस जो है 2004 और 5 में शुरू किया था यूज करना। कई बार वो क्या करता है, मकान के पीछे वाली गली पे ले जाकर टिका देता है कि ये सामने आपकी लोकेशन है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। ओवर रिलायंस, हम जब बिल्कुल मान लेते हैं कि यही ठीक है, तो वो एक दिक्कत की चीज जो है वो होती है। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये भी। अगर आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स जो है वो रिलायबल और अनरिलायबल सोर्सेज के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। आज की डेट में इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और बहुत सारी उसमें से गलत है। आप हर दिन देखोगे, किसी ने, किसी बड़े लीडर ने कुछ कहा, अगले दिन उस पर आ जाएगा नहीं इसने ये गलत कहा, ये वीडियो और ये फोटो इसने गलत जगह से दिया, ये तो इस समय का, इस टाइम स्टैम्प का है। तो अगर हमको ये नहीं पता होगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन से रिसोर्स सही है और गलत है, तो हम जो है सही तरह से एडुकेट नहीं हो पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम उसको देखें। और अगर आप देखेंगे, मेरा थर्ड पॉइंट कहता है हाफ ऑफ द ट्रैफिक ऑन यूट्यूब ईच ईयर आर बोट्स। बोट्स हैं क्या? बोट्स जो है वो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं, प्रोग्राम है जो खुद को पोज करते हैं कि मैं एक आदमी की तरह, उस तरह से लॉग इन करेंगे, उसी तरह से काम करेंगे और जो काम की इंफॉर्मेशन है वो वहां से ले लेंगे। तो ये जो ट्रैफिक है ये उनका है। मतलब आयरनी ये हो चुकी है
अगर आप नीचे की फिगर्स को देखेंगे, आयरनी ये हो चुकी है कि मुझे एक कंप्यूटर को ये प्रूव करना होता है कि आई एम नॉट ए रोबोट, आई एम नॉट ए ह्यूमन, आई एम ए ह्यूमन। मतलब इससे ज्यादा आयरनी और क्या हो सकती है टेक्नोलॉजी की, कि टेक्नोलॉजी को मैंने टेक्नोलॉजी बनाई है, आदमी ने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और उसे खुद को प्रूव करना पड़ रहा है, आई एम ए ह्यूमन, आई एम नॉट ए रोबोट। और आप देखेंगे ये नीचे वाले बहुत ही कॉमन से वो है जो आपको दिख जाएंगे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि टीचर को स्टूडेंट्स को ये जरूर सिखाना पड़ेगा कि क्या ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, क्या ऑथेंटिक नहीं है, और कैसे उसको हम जज कर सकते हैं कि वो गलत है या सही है। टेक्नोलॉजी क्लासरूम में मेडिकल प्रॉब्लम भी करती है, बहुत सारों को देखा होगा, आईज है, ड्राई आईज सिंड्रोम जो है या मायोपिया जो है बहुत ही कॉमनली अवेलेबल है। जो सर्वाइकल है, जो नेक का प्रॉब्लम है, नेक में पेन है, बहुत ही कॉमनली हो जाता है। हाथ है, कार्पेट टनल सिंड्रोम है, क्योंकि आपके हाथ हमेशा जो है टच स्क्रीन पे है या मोबाइल पे है, तो आप देखेंगे कि ये सारी चीजें जो है प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर दी। आप खेलते हैं तो वीडियो गेम खेल रहे हैं, आप कभी जो है फिजिकल जो गेम होते हैं फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, ये सब खेलने जाते ही नहीं। तो इस तरह के जो इश्यूज हैं, जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, टेक्नोलॉजी उसको इंट्रोड्यूस करेगी। और क्लासरूम में भी यदि हम ये सब इसी तरह से करते रहे तो ये जो है कुछ पर्टिकुलर मेडिकल प्रॉब्लम है, आई स्ट्रेन, नेक का, ये इश्यू जो है मल्टीप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। अभी मैं ये 3-4 स्लाइड फिर बहुत इंपॉर्टेंट आई है जो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज जो टेक्नोलॉजी ने दिया है एजुकेशन में। देखिए, जब मैं आप ये देखो, जो छोटा बच्चा अपने स्कूल में जाता है उसका एक बहुत ही प्राइम एम रहता है कि यार मैं जाऊंगा, मेरे दोस्त मिलेंगे, मैं उनसे खेलूंगा। आप देखेंगे ना 1st to 5th तक के जो बच्चे हैं उनका पूरा एम ये रहता है कि जाएंगे, मेरा दोस्त मिलेगा, मेरा ये मिलेगा। आज की डेट में क्या हुआ, हम बड़े हुए, यदि हमने ई लर्निंग पे जाते हैं तो क्लासरूम नहीं है, और क्लासरूम नहीं होने से क्या हो रहा है कि मैं अकेला बैठा हुआ हूँ, मेरा सोशल डिस्कनेक्ट हो गया, मैं सोशल आइसोलेशन में हूँ, मैं एक अकेला बैठा हुआ अपने रूम में हूँ जहां पे टेक्नोलॉजी मेरे सामने है, मैं उससे सीख रहा हूँ, बट मेरा जो एक सोशलाइजेशन जो होता, जो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ मिलके होता, जो उनसे लड़ाई झगड़े, प्यार मोहब्बत, दोस्ती जो कुछ होती, वो सबसे मुझे पूरी तरह से कट कर दिया गया है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, मेरी लोनलीनेस जो है वो बढ़ जा रही है, मैं अकेलापन फील करने लगा हूँ। ठीक है, तो ये जो सोशल डिस्कनेक्ट है, ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है टेक्नोलॉजी का। और आज की डेट में वर्क फ्रॉम होम जो आया है, अगर वर्क फ्रॉम होम की भी हम बात करें, वो और ज्यादा इंट्रोड्यूस कर रहा है। पहले आपने ई एजुकेशन लेकर, ई लर्निंग करके घर पे सीखा अकेले, और फिर आप वहां पे बाहर जाके काम कर रहे हैं, तब भी आप अकेले अपने घर में बैठे हुए काम कर रहे हो। आपका सोशल डिस्कनेक्ट हुआ, और सोशल डिस्कनेक्ट होने के क्या नुकसान हुए कि मैंने ये देखा, अगर आप लास्ट मेरा पॉइंट देखेंगे, आप या तो डिप्रेशन में जाते हैं, क्योंकि आपके किसी स्टेज पे आप सैचुरेट होंगे टेक्नोलॉजी से, सैचुरेट होंगे तो आप बाहर की तरफ निकल के देखेंगे तो आपके लिए कोई अवेलेबल नहीं होगा, दोस्त नहीं है, फैमिली भी नहीं होगी, क्योंकि आप अपने फैमिली को टाइम नहीं देना चाहते हो। तो ये जो सोशल डिस्कनेक्ट हो रहा है, इट इज वो जो है लोनलीनेस को लेकर आ रहा है, एंड वहां से डिप्रेशन की तरफ हम लोग जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। एक और इसका जो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि हमारी टॉलरेंस जो है खत्म होती जा रही है। जब हम क्लास में बैठते हैं तो मेरे बराबर वाला हो सकता है कुछ उस तरह की हरकतें कर रहा हो जो मुझे पसंद नहीं है, बट मुझे टॉलरेट करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि क्लास उसके लिए भी उतनी ही है जितनी मेरे लिए है। सोशल जब हम डिस्कनेक्ट होकर ई लर्निंग पे बैठते हैं, मेरे लिए टॉलरेंस कुछ नहीं है। अगर मुझे किसी ने कुछ भी जरा भी कह दिया तो मैं इतना पैनिक हो जाऊंगा, इतना सेंसिटिव हो जाऊंगा कि मेरा वो प्रॉब्लम बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि सोशल डिस्कनेक्ट हो गया, लोनलीनेस हो रहा है। इट डिस्कनेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम फेस टू फेस रिलेशनशिप। देखिए, जब क्लास में जाते हैं, मिलते हैं, तो उसमें बहुत तरह के रिलेशनशिप डेवलप होते हैं, फ्रेंड्स भी बनते हैं, वहां पे कुछ ऐसी भी लोगों से मिलते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि हम सीखते हैं दोस्ती कैसे करना है, हम ये भी सीखते हैं, और जिनको हम पसंद नहीं करते उनसे कैसे डील करना ये भी सीखते हैं। लेकिन जब हम एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं, एक ई एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं, ये मौका ही नहीं है वहां पे ये सब कुछ सीखने जानने का। हमारे पास जो भी कुछ है, या तो मेरी स्क्रीन है, या मेरे वर्ड्स हैं, या इमोजीज हैं, मतलब वो जो है इन सब को लेकर मैं अपने इमोशंस को सबको वो दिखा रहा हूँ।
बट देखिए, आदमी एक सामाजिक प्राणी है, उसको समाज में रहना है, उसको लोगों के साथ रहना है, उसको लोगों के साथ कैसे रहना है ये सीखना पड़ेगा। वो सब सीखने की गुंजाइश खत्म होती जा रही है, क्योंकि उसने क्या सीखा है कि मुझे वर्ड्स में थैंक्स कैसे करना है, थम्स अप कैसे दिखाना है, इमोजीज से दिखाना। जब वो ये सब को उसने ढाल लिया तो वो अपने इमोशंस और अपने वो सब कैसे उसको वो शो करे, तो वो ड्रॉबैक बहुत बड़ी जो है टेक्नोलॉजी की जो है वो आती जा रही है। और हमारे जैसे जैसे हमारी रिलायंस जो है एजुकेशन के ऊपर बढ़ेगी, हमारी ये सोशल डिस्कनेक्ट, फेस टू फेस रिलेशनशिप विल डिटीरियोरेट। एक ये स्लाइड भी देखिए, सेकंड हैंड लिविंग। आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं, आज की डेट में हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस करना ही नहीं चाहते हैं। अगर मेरे पास चांस है कि मैं बाहर निकल के एक अच्छा वेदर का मजा लूं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, अपने कंप्यूटर पे लगाऊंगा, 4K स्क्रीन लगाऊंगा, अल्ट्रा हाई HD स्क्रीन लगाऊंगा और देखूंगा कि स्विट्जरलैंड कैसा दिखता है या मसूरी कैसी दिखती है। अगर मेरे पास चांस है मैं मसूरी चला जाऊं, यहाँ से एक दिन लगा के एक्सपीरियंस करूं, उसको अवॉइड करके ये देखना चाहूंगा। तो हमने क्या किया, ग्रेजुअली हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम जो है लाइफ को, जो हमारा डिजिटल मीडिया का जो प्रिज्म है उसके थ्रू हमने देखना, उस चश्मे के थ्रू देखना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, हम सेकंड हैंड लाइफ देख रहे हैं, फर्स्ट हैंड तो चश्मा देख रहा है, और वो जो हमें दिखा रहा है वो हम देखना चाह रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये सेकंड हैंड लिविंग जो है ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जो डिजिटल टेक्नोलॉजी हम लोगों को दे रही है। एजुकेशन में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ही हमेशा काम करते हैं। आपको खुद जाना चाहिए, खुद सीखना चाहिए, रादर देन कि हम ये कोशिश करें कि भाई दूसरे ने क्या किया, कैसे किया। क्योंकि यदि एक बार हमने वो सब बैरियर अपने चारों तरफ क्रिएट किए, वो लिमिटेशंस अपने चारों तरफ क्रिएट करती, हम खुद अपने बनाए हुए बैरियर्स को तोड़ नहीं पाएंगे। सो सोशल डिस्कनेक्ट, लोनलीनेस, फेस टू फेस रिलेशनशिप, सेकंड हैंड लिविंग, ये इस तरह के डिसएडवांटेजेस हैं जो कि टेक्नोलॉजी के बहुत सारे एडवांटेज होते हुए भी इसको पीछे की तरफ धकेल रही है। मेरी लास्ट स्लाइड है ये जो है डिसएडवांटेजेस के ऊपर। कुछ एक ये भी इसके नुकसान है, जैसे इमेजिनेशन पावर है या थिंकिंग एबिलिटी स्टूडेंट के, वो भी अफेक्ट कर रही है, राइटिंग एबिलिटीज हैं उसको भी अफेक्ट कर रही है। तो ये भी कुछ नुकसान है जो इसके टेक्नोलॉजी के हैं। अब अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, जब मैं ये कह रहा था कि हमने फॉर्मल एजुकेशन ली है, फॉर्मल एजुकेशन लेके हमने फोर्स है ना कि हम जो है ये उस पर जाए, फ्यूचर भी यही है कि ये जाए। अब हमारे लिए इसको अडॉप्ट करने के लिए चैलेंजेस भी हैं। कई बार जो है हमारे पास सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है और कई बार एटीट्यूड नहीं होता है। अगर आप देखेंगे, हम एक्सटर्नल चैलेंजेस की बात करते हैं तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट नहीं है, प्रॉपर सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर इंटरनल चैलेंजेस की बात करते हैं तो एटीट्यूड एंड बिलीफ की बात करते हैं, स्टूडेंट के टीचर किस तरह के एटीट्यूड है। बट एनीवे, टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी है, आप टेक्नोलॉजी से पीछे नहीं हट सकते। जहां जहां उसको इन्वेड करना है वो करेगी, और हम में से चाहे नहीं चाहे बहुत सारे लोगों को अडॉप्ट करनी पड़ेगी और हमको करनी चाहिए। बट मेरा ये मानना है कि अगर हम टेक्नोलॉजी को वाइजली अडॉप्ट करें, जहां जरूरी है वहां जरूर लें, जहां जरूरी नहीं है या अवॉइड कर सकते हैं वहां अवॉइड करें, तो ये बहुत अच्छा होगा। और ये जो है जो टेक्नोलॉजी है, इससे जो है बहुत सारे फायदे और नुकसान हैं। उन फायदे और नुकसानों को हम जरूर ध्यान में रखें, और ये जरूरी है, ये जरूर है जो मैंने लास्ट में लिखा है कि ये स्टूडेंट्स को एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट देती है पढ़ाई करने का, बट उसके नुकसान भी वही देती हैं। आपको बैलेंस करना है। क्या है मेरी फाइनल वर्डिक्ट में, यदि मुझे कहूंगा तो मुझे बैलेंस करना है, डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस दोनों को बैलेंस करना है। यदि मेरे एडवांटेजेस ज्यादा हैं, ठीक है, किसी सब्जेक्ट में, किसी कोर्स में, तो मैं जाऊंगा। यदि मुझे लग रहा है मेरे डिसएडवांटेजेस ज्यादा हैं, तो मैं उसका केवल वही कंपोनेंट लूंगा जहां की मुझे एडवांटेज होता है, और वो छोड़ दूंगा जहां मुझे डिसएडवांटेज होता होगा। सो दिस इज द वर्डिक्ट कि आपको बैलेंस लाइफ जीनी है, आपको बैलेंस बना के चलना है। ये कुछ एक रिसोर्सेज हैं जो मैंने यूज किए हैं इस पूरे प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए, एंड यहाँ पे मैं अपने प्रेजेंटेशन को लाके खत्म करना चाहूंगा। I once again thank you very much to Motherhood University who invited me for this webinar. I also am thankful to my teachers who have joined here, participants who are available here. थोड़े टेक्निकल ग्लिच बीच में रहे हैं, बट उसके बावजूद आई एम वेरी श्योर कुछ ना कुछ टेक अवे पॉइंट आप लोगों के लिए रहे होंगे, आप उनको लेके
आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है मैं अभी ये शेयरिंग बंद करता हूँ। अपनी तरफ से ट्राई करूंगा कि उनका आंसर जरूर दूं। थैंक यू। जी सर, जी सर, थैंक यू सर, इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव लेक्चर। I think I'm online now. Okay. Thank you. जी सर, सर कोई भी पार्टिसिपेंट थैंक यू। कोई भी पार्टिसिपेंट एक एक कर कोई भी अपनी क्वेरी करना चाहता है तो अपने माइक को अनम्यूट करके कर सकता है। जिसका भी कोई क्वेश्चन हो प्लीज आस्क। हेलो 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 सर मेरा एक क्वेश्चन है, विशाल चौहान फ्रॉम मदरहुड यूनिवर्सिटी। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे हमारी प्रैक्टिकल एजुकेशन होती है वो टेक्निकल कोर्सेज में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जी। तो ऑनलाइन एजुकेशन प्रैक्टिकल एजुकेशन में कितनी बेनिफिशियल है अगर हम उसकी बात करें? क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट प्रैक्टिकल को जब तक करेगा नहीं तब तक वो उतना सीख नहीं पाता है उस चीज को, तो प्रैक्टिकल एजुकेशन में कितनी बेनिफिशियल है? आपकी बात बिल्कुल सही है। और मैंने बीच में एक स्लाइड जो है वो दिखाई थी जिसमें दिखाया था कि देखिए जब हम कोई, आप टीचर हैं कहीं पे ना, आपको यूनिवर्सिटी कौन सी बताए? सर मदरहुड यूनिवर्सिटी। ओके। ये सर नाम लेक्चर। यदि आप देखेंगे तो अगर आप देखेंगे एक कोर्स के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, तो हम केवल कुछ कंपोनेंट को बहुत एफिशिएंटली दिखा सकते हैं। और मैंने भी ये दिखाया कि प्रैक्टिकल का जो कंपोनेंट है आज भी उसका कोई कहीं पे रिप्लेसमेंट नहीं है, उसका कोई तरीका नहीं है, ठीक है। आप उसको कराना ही पड़ेगा और वो कराना ही चाहिए, उसका कहीं कोई किसी तरह का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, हम नहीं करा सकते हैं उसको। लेकिन कुछ सेक्शन है जिनको आप कर सकते हो, तो आई एग्री। और हम अभी आज की डेट में हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उनको रिप्लेस कर पाए। डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, एप्रिसिएशन अच्छा हो जाएगा। देखिए एक चीज है मैं बोल के बताऊं, एक चीज है मैं करके दिखाऊं से एप्रिसिएशन ज्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसका जो सीखना है, जो वो खुद करके देखेगा, उसका केवल प्रैक्टिकल करने से ही आएगा। और ये बात मैंने पहले भी कही है कि हर सब्जेक्ट के लिए ई लर्निंग संभव भी नहीं है। थैंक यू सर। प्लेजर। किसी और का कोई क्वेश्चन है? सर नमस्कार, मेरा नाम श्रेय गौड़ है और मैं सिविल इंजीनियर सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। सर मेरा प्रश्न, जी सर मेरा प्रश्न है कि जैसे आपने बताया कि नेट वगैरह से मतलब इसमें एजुकेशन का रोल बढ़िया है, परंतु हम कई बार देख पाते हैं कि जैसे नेट प्रॉब्लम हो गई या फिर हर समय अवेलेबल नहीं है, और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जो हमें कुछ पूछना है, क्वेश्चन पूछने हैं या कुछ भी प्रॉब्लम होते हैं वो नेट के बेस पे या डाटा खत्म हो जाता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान, तो इससे कैसे वो कर सकते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि YouTube वगैरह पे वीडियो देख ली कोई, और जब सर ने लेक्चर लिया तो उस समय अवेलेबल नहीं हो पाए नेट खत्म होने की वजह से। देखिए ये तो रिसोर्सेज से जुड़ी हुई समस्या है। मैंने लास्ट में एक स्लाइड दिखाई थी चैलेंजेस, तो ये चैलेंजेस का पार्ट है। या तो आपको डेटा अवेलेबल, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने कहा ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है आज के डेट में, मुझे इतना अवेलेबल नहीं है। लेकिन देखिए अवेलेबल नहीं होना तो उसका कोई हल नहीं। आप 1.5 GB का पैक ले सकते हो, आप चेंज करके 2 GB ले सकते हो, लेकिन आपको अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है। दो तरीके से करना है। पहले आपको क्या देखना जरूरी है? आपको मूवी देखनी जरूरी है, ठीक है, या आपको गुरु जी का लेक्चर देखना जरूरी है? यस सर। दूसरी बात, आपको मूवी HD पे देखनी जरूरी है या आप उसको 360p पे यानी कि एक नॉर्मल से भी थोड़ा कम पे देख सकते हो? तो आप अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूज करें, मैं यही कह सकता हूं। इसमें इससे ज्यादा कहना तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि चीजें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। और मेरे ख्याल से एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि एज लॉन्ग जब तक आप अपने यूनिवर्सिटी में रहें, कॉलेज में रहें, आई थिंक
इंस्टीट्यूट को फ्री वाईफाई प्रोवाइड करना चाहिए ताकि इस तरह की जो समस्याएं हैं उनको कुछ हद तक दूर किया जा सके। सेकंड, जो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट किसी ना किसी स्टेज पे कुछ ऐसी साइट्स जो कि खाली एजुकेशन के लिए, जैसा NPTEL एक साइट है, अगर आप उनको एक्सेस करोगे तो उनके लिए शायद नेट जो है फ्रीली उसको काउंट नहीं होगा या वो अवेलेबल रहेगा। तो कुछ ना कुछ उस तरह की पॉलिसीज भी जो है वो गवर्नमेंट लेके आएगी। आई होप आपका आंसर आता है। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? सर जैसा कि आपने मतलब हमने सर, मेरा नाम विवेक कुमार है सर, एक्स गेस्ट लेक्चरर ऑफ मदर यूनिवर्सिटी सर। जी सर जैसा हमने इस पूरी अपनी प्रेजेंटेशन में सर एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखे सर टेक्नोलॉजी के एजुकेशन सिस्टम में सर। जी जी। तो सर इसके बीच में एक टीचर का जो रोल प्ले है, क्या उसके लिए सर हमें ये एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं सर कि एक जो टीचर होता है वो जो एडवांटेज वाला वे है हमारा, टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है, उसको डिसएडवांटेज वे में जाने से रोकने के लिए एक टीचर का रोल प्ले होता है सर। बिल्कुल, क्योंकि सर टीचर राइट, अगर हम इस टेक्नोलॉजी का यूज राइट वे में करेंगे तो सर ऑल थिंग्स आर इन एडवांटेज पेरिफेरी में होंगी सर हमारी सब चीजें सर। और लेकिन अगर हम इसको राइट वे में ना लेकर बैड वे में लेंगे सर तो ये थिंग्स डिसएडवांटेज में कन्वर्ट हो जाएंगी। आपका पॉइंट वेरी वेल टेकन। क्योंकि देखिए, जब हम डिसएडवांटेज बता रहे हैं, डिसएडवांटेज बताने का कारण ये है कि हम एडवांटेज को तो ज्यादा अहमियत दें, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जो डिसएडवांटेज हैं उनको हम अपने फेवर में करें। अगर भाई मुझे ये पता है सामने कुआं है, मैं कूदने वाला हूँ, गिर जाऊंगा, तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। सिमिलरली मुझे, जैसे मैंने बताया कि भाई इंफॉर्मेशन है, यदि मुझे ये पता है कि फेक इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, यदि मेरे दिमाग में इतनी भी बात है ना कि जो इंफॉर्मेशन मैं देख रहा हूँ ये फेक भी हो सकती है, तो मैं किसी ना किसी तरह से कोशिश करूंगा कि मैं ये इवेल्युएट करूं, एसेस करूं कि क्या ये गलत है या सही है। ठीक है ना। तो वो पॉइंट कब आएगा, जब आपको पता हो कि हाँ फेक भी हो सकती है। ठीक है ना। तो ये आपकी पॉइंट बिल्कुल सही है। अगर हम अवेयर हैं, हम खुद भी एडुकेटेड हैं, तो हम बहुत सारे डिसएडवांटेजेस को एडवांटेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्री? यस सर, यस सर, थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन? Vishal Chauhan was having a question. I'm just looking at this one. विशाल चौहान अभी भी है क्या ये? यस सर हैं। विशाल चौहान ने अपना क्वेश्चन पूछ लिया हो तो बताएं। और किसी का नहीं लग रहा है, बस केवल विशाल। अच्छा, यू क्लियर माय डाउट, आ गया उनका, थैंक यू। ठीक, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। ये गोपाल भट्ट जी का एक क्वेश्चन है सर जी, कि हमें हाउ मच टाइम शुड आई स्पेंड इन अ क्लास एवरी वीक? ये स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, क्या हैं? ये टीचर हैं सर। ये टीचर है। ये कह रहे हैं कि अगर टेक्नोलॉजी ड्रिवन क्लासेस लें तो कितना टाइम हम वीकली उसमें देना चाहिए हम टीचर को? देखिए, फिर वही बात आ जाती है कि मुझे नहीं पता कि किस सब्जेक्ट की ये बात कर रहे हैं, किसकी नहीं। सबसे पहला असेसमेंट, कहीं भी यदि हम ई लर्निंग पे जाएं तो सबसे पहला असेसमेंट ये होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट है जिनको हम दे सकते हैं, किनको नहीं। देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, हम सभी जानते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग को कभी भी आप जो है ई लर्निंग से नहीं कर सकते, या किया जा सकता है? आप बताइए, आप लोग देते हैं, नहीं किया जा सकता ना। दूसरी बात आती है कि अगर हमने ये डिसाइड किया कि हम ये कंपोनेंट कर सकते हैं, जैसे मैं वर्मा सर का फेवरेट टॉपिक लेता हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, ठीक है, सीएम वर्मा सर वो पढ़ाते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ही इज मास्टर ऑफ दैट सब्जेक्ट। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक सब्जेक्ट है, आई एम वेरी श्योर वी कैन टीच दैट सब्जेक्ट, जो है जिसको कि हम ऑनलाइन टीच किया जा सकता है। असेसमेंट और ट्यूटोरियल्स को हम एसेस कर सकते हैं, ठीक है, वहां संभव है।
लेकिन वर्मा सर शायद एक मैकेनिकल डिजाइन भी पढ़ाते थे, हालांकि मैं तो सिविल इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन वो सब है सर। अप्लाइड मैकेनिक्स और ड्राइंग। हाँ अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स, तो उसके कुछ पार्ट है जहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन भी होता था। चलो डिमॉन्स्ट्रेशन भी हम कर जाएंगे, कोई बात नहीं, वहां तक तो हो जाएगा। एक मुझे याद है, मैं हाइड्रोलिक्स का हम वो प्रैक्टिकल करते थे। अब भाई जब तक हम वहाँ लैब में नहीं जाएंगे तब तक वो प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो पहली चीज तो हम ये देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट है जिसको कि हम ले सकते हैं, उसका कौन सा कंपोनेंट है जिसको हम ई कोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और नहीं कर सकते। और फिर भी जो है देखिए, जो एक इन्होंने इनका क्वेश्चन है कि मैं कितने घंटे क्लास में दूं या नहीं दूं। अब आप उसके बेसिस पे डिसाइड करिए कि किस कंपोनेंट के लिए आपको क्लास में बुलाना है, किस कंपोनेंट को देना है। हम जो यहाँ पे नॉर्मली देखते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को 3 लेक्चर से ज्यादा शायद हम लोग नहीं देते हैं किसी भी वीक में। ये आपके यहाँ भी होता होगा, यही होता है ना, क्यों अंकित जी? यस सर यही होता है सर, यही होता है ना। तो इनिशियली मैं ये कहूंगा कि अगर आप सब कुछ कर पा रहे हैं तब भी एक लेक्चर आप ई लर्निंग में कन्वर्ट करके देखिए, स्टूडेंट का रेस्पॉन्स देखिए। और स्टूडेंट का रेस्पॉन्स जो है बैच टू बैच भी आपका वेरी करेगा। हो सकता है एक बैच में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हो, वो जो है टेक्नोलॉजी के लिए फॉरवर्ड लुकिंग लोग हो, दूसरे में हो सकता है नहीं हो। तो आप ग्रेजुअली शुरू कीजिए, आप पूरा कन्वर्ट कर सकते हैं, अच्छी बात है। इस स्टूडेंट को बहुत खुशी होती है कि अगर उनके पास एक वीडियो लेक्चर है, क्योंकि देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको की क्लास में उनकी स्पीड थोड़ी कम होती है, आवाज नहीं सुनती या कुछ और डिस्टर्बेंसेस रहते हैं, उनको समझ नहीं आता। लेकिन अगर लेक्चर अवेलेबल है, वो कभी भी रिवाइंड करके कहीं से भी देख के अपने डाउट उसमें से आगे जाते हैं। तो देखिए आप कितना कर पाते हैं कितना नहीं, बट सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करते हैं तो आंसर विल बी इवन मोर स्पेसिफिक। जी सर, ऑलरेडी वी आर कंडक्टिंग ई क्लासेस, हमारे यहाँ ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी है सर हम लोगों ने। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो शायद सर किसी और का क्वेश्चन नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर वेरी मच। या प्लीज गो। जी, मुझे लगता है कि सभी जितने भी टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सभी की इंफॉर्मेशन नॉलेज अपडेट हुई होगी। और मुझे लगता है जो टीचर, जैसे कि आपने कहा कि जो लोग टेक्नोलॉजी से बचते हैं कि भाई मुझे नहीं ये जूम यूज नहीं करना है, गूगल मीट नहीं यूज करना है, स्लाइड नहीं बनानी है, तो सभी लोग आपके लेक्चर के बाद वो सब रेडी हो जाएंगे टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने के लिए। देखिए अगर ऐसा कुछ एक भी हुए तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जब मुझे याद है वर्मा सर ने जब मुझे अप्रोच किया था और आपसे बात हुई थी, मैंने वर्मा सर को कहा था कि सर दिस इज द एरिया जहां मैं पढ़ाता नहीं हूँ, एक्सपीरियंस करता हूँ। ये कोई सीधा टॉपिक ऐसा नहीं है कि जो मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ, रिमोट सेंसिंग, GIS, क्लाइमेट चेंज, हाइड्रोलॉजी, अर्बन हाइड्रोलॉजी, ये टॉपिक पढ़ाता हूँ। तो सर कहने लगे नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप करो। तो तब मुझे ध्यान आया कि यार हम तो बेसिकली एक टीचर है ना, हम टॉपिक को अगर हमने एक्सपीरियंस किया हुआ तो हम पढ़ा सकते हैं। Yes, तो मैंने उसे एज ए चैलेंज लिया और मैं आपको बताता हूँ कि जो बहुत सारे थॉट्स हम लोगों के बहुत ही एक हैफाजर्ड तरीके से इकट्ठे हो रखे थे ना, जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, आई स्पेंड 3 days, तो मेरा खुद का एक बहुत ही स्ट्रीमलाइन और एक थिंकिंग और थॉट्स जो है वो डेवलप हुआ। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि मैंने खुद भी लर्न किया है। मैंने यदि यहाँ आपको करने के लिए ये किया गया तो मैंने खुद भी लर्न किया। कुछ एक पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको मैं जानता था बट देयर वर नो वर्ड्स टू पुट फॉरवर्ड, वो चीजें हम लोगों ने भी की है। तो लर्निंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम सबको हमेशा सीखते जाना है, चैलेंज लेना है, आपको खुद को अपने आप को एक टीचर मानना है कि आप बेसिक आपका प्रोफेशन टीचिंग है और आप वो हर चीज टीच कर सकते हो जो आप जानते हो या जो आपने एक्सपीरियंस की है। तो मेरा ये मानना है और कि अगर कुछ लोग भी मोटिवेट हुए, कुछ लोग भी आगे बढ़ पाए एज ए टीचर या एज ए स्टूडेंट, एंड अगर वो टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करते हैं, लेते हैं, तो मेरा जो बोलना है 1 घंटे का जो है ये सफल होगा। और इसके लिए मैं सारे पार्टिसिपेंट्स का थैंक यू करूंगा। वर्मा सर जो मेरे टीचर रहे हैं, मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम ऑल्सो। आई एम थैंकफुल टू मदरहुड यूनिवर्सिटी ऑल्सो, जो कि जिन्होंने मुझे ये चांस दिया है। एंड थैंक यू वेरी मच। Thank you sir, thank you very much. Thank you all the participants.
I am signing off. ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, अगर आपने रिकॉर्डिंग की हो तो काइंडली शेयर इट्स विद मी, ओके? जी श्योर सर, श्योर, रिकॉर्डिंग की है सर हम लोग। Okay, have a nice day. It's Sunday. Have a great day. Thank you very much for joining the webinar. Bye. Thank you very much sir. Thank you. आर्य जी, थैंक यू वेरी मच। आर्य जी नमस्कार। नमस्कार Thank you. सर। थैंक यू सर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल जी, आप भी थैंक यू बोलिए, आप ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं। जी सर, सभी का ज्वाइन करने के लिए। नहीं सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा जी, मेरी तरफ से सबको थैंक यू।